जी जी, अशफाक आप म्यूट कर लें अपने आप को। 2-2 क्लास ले रही है ये। चलिए, तो आज जो है रिसर्च हम लोग मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है। रिसर्च की तकरीबन इंशाल्लाह। सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो ये सिटी अलॉटमेंट आ ही गया है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा किसका सेंटर कहाँ पर है, वो तो एडमिट कार्ड पे और अच्छे से पता चलता है सिटी के अंदर, ठीक है। तो अब से यह है कि हो सकता है कि आप लोगों की सेकंड पेपर की भी क्लास नहीं हो रही होगी, तो आप लोगों ने जो भी पढ़ा फर्स्ट पेपर के ताल्लुक से सेकंड पेपर के ताल्लुक से, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आपने जो भी पढ़ा है उसी को खूब अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। इधर उधर और भटकने की, आप अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये कर लूँ, या फिर अगर बहुत सारे लोग इसमें जिन्होंने डीआई नहीं छुआ होगा, जिन्होंने मैथ नहीं लगाया होगा, अगर उनके जहन में ये खदशा आ रहा हो कि मैं थोड़ा सा डीआई देख लूँ, हो सकता है मेरा बन जाएगा। भाई, जो डीआई 2 महीना प्रैक्टिस करने के बाद जल्दी नहीं बनता, वो 4 दिन के अंदर क्या बनेगा, ठीक है। तो उस पर तो आप बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए, उस पर यही सोचिए कि उस पर हमें तुक्का ही मारना है। बाकी जो चीजें आपने पढ़ी हुई है उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, उसमें से चीजों को क्लियर करके जाइए। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर आप अपना दिमाग भी लगा सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी नॉलेज आपको होगी तो आप लगाएंगे तो आपका गेस जो है वो सही भी लग सकता है, ठीक है। बाकी जो चीजें जानते हैं बहुत अच्छी बात है, बाकी जो नहीं जानते हैं वो तो किस्मत की बात है, आप लगाएंगे, आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। तो ये स्केल ऑफ मेजरमेंट से क्वेश्चन है और ये प्रॉपर्टी उसकी दी गई है, यानी एक तरीके से उसके डिस्क्रिप्शन या उसकी खुसूसियात पूछी गई है। मैं ये स्केल ऑफ मेजरमेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं कि ये हमारी रिसर्च की टॉपिक नहीं है, ठीक है। जैसे हमने पहले भी कहा कि जैसे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट या पैरामेट्रिक टेस्ट ये जो सब होते हैं, ये कहाँ पर यूज किए जाते हैं, ये स्टेटिक्स के अंदर यूज किए जाते हैं, यानी जो साइंटिफिक रिसर्च होती है उसके अंदर यूज किए जाते हैं। ये कॉमर्स वगैरह जो अकाउंटिंग के कोर्सेज होते हैं उनके अंदर ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि कॉमर्स का या अकाउंटिंग वगैरह से रिलेटेड जो भी कोर्स होता है उनका पूरा का पूरा पोर्शन किसके बेस पे होता है, मैथमेटिकल बेस पे होता है, न्यूमेरिक बेस पे होता है, ठीक है। तो ये नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, ये जो स्केल है ये हमारे न्यूमेरिक फॉर्म में, यानी इनमें से दो जो है वो क्वालिटेटिव फॉर्म में यूज की जाती है, दो जो है वो हमारी किसके अंदर यूज की जाती है, क्वांटिटी फॉर्म के अंदर यूज की जाती है। तो हमें इस स्केल के ताल्लुक से, क्योंकि हर एक स्केल का यहाँ पर निकालने का अपना एक अलग फार्मूला है और वो लंबा चौड़ा बहुत लंबा लंबा फार्मूला है, तो हमसे हमारे क्वेश्चन के अंदर फार्मूला भी नहीं पूछा जाता, हमसे वो भी नहीं पूछा जाता कि आप इसके स्केल को निकाल कर बताइए कि इसकी रेशियो कितनी बन रही है, या फिर इसका डेटा जो है वो क्या है, कैसे काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो हमसे अभी तक जो क्वेश्चन आ रहा है ओवरऑल सिर्फ प्रॉपर्टीज पूछी जा रही है, यानी बेसिक सी चीजें पूछी जा रही है कि नॉमिनल स्केल का माना क्या होता है, या मतलब क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पूछी जाती है, तो हम इन्हीं फ्यूचर को याद रखेंगे और इन्हीं चीजों पे हम टारगेट करेंगे, इन्हीं चीजों को समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम जानना चाहेंगे आप में से कोई हमें बताना चाहेगा कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। जी, 4 ऑप्शन। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका सही आंसर है। तो देखिए आपको ना ये भी याद करना होगा कि जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है ये 4 होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, नंबर 1 रेट, ठीक है। नो हो गया, यानी नॉमिनल, ऑर्डिनल, 1 से आप इंटरवल ले लेंगे और रेट से मुराद आप रेशियो ले लेंगे, ठीक है। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये जो नॉमिनल स्केल होता है ये हमारा सबसे मतलब कम वाला होता है, सबसे कम दर्जे का होता है, सबसे हाईएस्ट जो हमारा होता है ये हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी ये हमारा रेशियो स्केल होता है, ठीक है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे, इसके फीचर्स को देखेंगे, तो इसको इन्होंने एक को 4 से मिलाया है कि नॉमिनल स्केल होता क्या है, यानी क्लासिफिकेशन ओनली। और एक बात और है इस स्केल के ताल्लुक से, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर ये जो चारों लेवल है सब एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं, यानी इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे नॉमिनल का अपना एक अलग फ्यूचर होगा, ठीक है। इसका फ्यूचर क्या है कि इसके अंदर जो डेटा होता है, इस डेटा को वो एक नाम देता है, या उस डेटा को, उस डेटा की क्लासिफिकेशन करता है, यानी उसकी अलग अलग कैटेगरी बनाता है। फिर उसके बाद ये हो गया नॉमिनल के ये फ्यूचर है, ठीक है। ऑर्डिनल में क्या है कि इसके अंदर जो डेटा होता है, ये जो पॉपुलेशन होती है वो उस डेटा को रैंक देता है, यानी जिस तरीके से हमें क्लासरूम के अंदर हमारे रिजल्ट में हमें रैंक मिलती है, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, इस तरीके से, तो वो क्या करता है, ऑर्डिनल हमें ऑर्डर देता है, यानी रैंक देता है। तो अब नॉमिनल के जो फ्यूचर है वो ऑर्डिनल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी ऑर्डिनल का अपना एक फ्यूचर होगा प्लस नॉमिनल का भी फ्यूचर उसके अंदर समा जाएगा। इसी तरीके से इंटरवल का अपना एक अलग फ्यूचर होगा, लेकिन नॉमिनल, ऑर्डिनल के भी फ्यूचर इंटरवल के अंदर आ जाएंगे। रेशियो का अपना एक अलग फ्यूचर होगा, बाकी ये तीनों यानी नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल जो है वो भी रेशियो के अंदर आ जाएंगे। तो इसी वजह से रेशियो को सबसे डिफिकल्ट स्केल माना जाता है, सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट स्केल रेशियो को शुमार किया
किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ, यानी हमारा ये जो है, जो मैंने गोला बनाया, ये हमारा नॉमिनल स्केल है, ठीक है। अब ये नॉमिनल तो रहेगा, लेकिन जब आप ऑर्डिनल पे जाएंगे तो ऑर्डिनल के अंदर ही आपका नॉमिनल आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से ऑर्डिनल की अपनी एक अलग खुसूसियात है, लेकिन जब आप इंटरवल पे जाएंगे तो इंटरवल के अंदर भी ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से इंटरवल, अब ये तीनों हो गया, ठीक है। फिर आप जब रेशियो पे जाएंगे तो रेशियो की अपनी एक अलग सी खुसूसियात होंगी, ठीक है। और रेशियो के अंदर ये तीनों स्किल जो है वो उसके अंदर आ जाएंगी। इसी वजह से इस स्किल को कहा जाता है कि ये ओवरलैप होते हैं, यानी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एक जो है एक के अंदर होता हुआ चला जाएगा, जैसे नॉमिनल ऑर्डिनल में गया, ठीक है। तो ऑर्डिनल, फिर ऑर्डिनल में नॉमिनल है प्लस वो दोनों इंटरवल में चले गए, तो इंटरवल में तीन हो गए, नॉमिनल ऑर्डिनल प्लस इंटरवल। अब ये तीनों किसके अंदर चले गए, रेशियो के अंदर चले गए, ठीक है। तो नॉमिनल में हम क्या करते हैं, सिंपली जो हमारे पास डेटा होता है उस डेटा की हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसकी कैटेगरी बनाते हैं, उसको एक तरीके से हम नेम देते हैं। ऑर्डिनल में देखिए, ऑर्डिनल में जहां पर आप क्या करते हो, डेटा को ऑर्डर देते हो, यानी उसकी रैंक देते हो। तो देखिए नॉमिनल में इन्होंने सिर्फ क्लासिफिकेशन लिखा है, और जो ऑर्डिनल का फ्यूचर है इसके अंदर इन्होंने क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर, जैसे हमने कहा कि नॉमिनल भी किसके अंदर चला जाएगा, ऑर्डिनल के अंदर चला जाएगा। तो इन्होंने ऑर्डिनल का एक फ्यूचर ऑर्डर दिया है, प्लस नॉमिनल के भी फ्यूचर को, क्लासिफिकेशन को भी साथ में इन्होंने डाल दिया है, ठीक है। फिर अब ये दोनों फीचर किसके अंदर चले जाएंगे, इंटरवल के अंदर चले जाएंगे। अब अगर इंटरवल को आप मिलाते हो तो इंटरवल में इन्होंने क्या कहा कि क्लासिफिकेशन यानी नॉमिनल का फ्यूचर है, ऑर्डर ये ऑर्डिनल का फ्यूचर है, एंड इक्वल यूनिट ये हमारे इंटरवल के फ्यूचर है, यानी अब तीनों इसके अंदर आ जाएंगे। अब रेशियो का अगर आप फ्यूचर देखेंगे तो यानी ये तीनों पहले आएंगे, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, इक्वल यूनिट एंड एब्सोल्यूट जीरो जो है ये रेशियो का फ्यूचर है। बाकी रेशियो के फ्यूचर के साथ साथ क्लासिफिकेशन नॉमिनल का भी फ्यूचर है इसके अंदर, ऑर्डिनल का भी फ्यूचर है, इक्वल यूनिट यानी इंटरवल का भी फ्यूचर है, ठीक है। तो ये अभी सिर्फ ऊपर से ये चीज समझ में आ गई कि यानी कैसे ये जो हमारे स्किल होते हैं सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ये समझ में आ गया इतना, बाकी अभी ये स्किल को हम लोग पढ़ते हैं, जी सर। ठीक है। तो देखिए अब ये होता है कि हमारा ये चार तरीके के स्किल होते हैं। स्किल ऑफ मेजरमेंट डेवलप बाय स्टैनली स्टेविंस, ठीक है। इस बंदे का नाम याद रख लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, तो हो सकता है पूछ सकते हैं कि इस स्किल को यानी किसने डेवलप किया, ठीक है। जैसे पैराडाइम के ताल्लुक से क्वेश्चन आया, पॉजिटिविज्म के ताल्लुक से क्वेश्चन आया कि इस कंसेप्ट को किसने दिया। कह रहे हैं कि अ नॉमिनल स्केल इज द फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल इन विच द नंबर सर्व एज टैग और लेबल टू क्लासिफाई और आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसके अंदर कह रहे हैं कि नॉमिनल स्केल के अंदर अगर आप किसी नंबर का इस्तेमाल करते हो तो उस नंबर से मुराद क्वांटिटेटिव डेटा मुराद नहीं होता, यानी कोई भी नंबर मुराद नहीं होता, बल्कि उस नंबर के पीछे आप क्या, आपका कोई नाम छुपा होता है, कोई कैटेगरी छुपी होती है, कोई लेबल छुपा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका क्लासरूम के अंदर जो रूल नंबर होता है, ठीक है, तो उस रूल नंबर से ये मुराद नहीं होता कि जिसका रोल नंबर फर्स्ट है वो बंदा सबसे आला पोजीशन पे या सबसे अच्छा पढ़ने लिखने में सबसे ज्यादा तेज है या वो फर्स्ट रैंक वाला है। यानी हर एक रूल नंबर के पीछे क्या होता है, एक नाम छुपा होता है, यानी एक बंदे का नाम। रूल नंबर 1 पे कोई अलग नाम होगा, रूल नंबर 5 पे क्या कोई अलग नाम होगा। तो आपको क्या याद रखना, नॉमिनल जो है जो क्या करता है, डेटा को एक नेम देता है, डेटा की एक कैटेगरी बनाता है, और अगर इसके अंदर हम नंबर का इस्तेमाल करते हैं तो उस नंबर से मुराद कोई भी टैग होता है या कोई भी लेवल होता है। लेवल का मतलब क्या है कि यानी उसके पीछे, इस नंबर के पीछे एक नाम मुराद होता है, ठीक है। कह रहे हैं कि a nominal skill usually deal with the non numeric variable और number that don't have any value। तो यानी इसके अंदर अगर नॉमिनल के अंदर कोई भी हम नंबर इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू होती है, यानी वो नंबर के फॉर्म में नहीं होता, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट को ही हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए क्लासरूम के अंदर हमने रूल नंबर 5 बोला तो हमने 5 नंबर लिया, लेकिन रूल नंबर 5 से मुराद कोई स्टूडेंट होगा और उसी स्टूडेंट को ही हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि a nominal skill variable is classified into two या more category, ठीक है। इन दिस मेजरमेंट मैकेनिज्म आंसर शुड फॉल इनटू आइदर ऑफ द क्लास। तो यानी यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल होता है या जो डेटा होता है उस डेटा की हम क्या करते हैं, सिर्फ कैटेगरी बनाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा कैटेगरी बनाते हैं। कह रहे हैं कि इट इज द क्वालिटेटिव, ये आपको याद करना जरूरी है, जानना जरूरी है कि नॉमिनल स्किल जो है ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यानी नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। द नंबर आर यूज हेयर टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। अगर इसके अंदर हम नंबर का इस्तेमाल करते हैं तो उस नंबर से मुराद हमारी नंबर की वैल्यू नहीं होती, बल्कि उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट छुपा होता है, कोई कैटेगरी, कोई नाम, कोई चीज, कोई लेबल, कोई टैग बना होता है जिसको हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए ये हमारा इतना सा पूरा डेटा, पूरी पॉपुलेशन है, या हमने जो भी डेटा लिया इसको हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि व्हाट इज द योर जेंडर, आपका जेंडर क्या है, ठीक है। तो अगर इसने बोला मेल
तो मेल की अपनी क्या होती है, एक तरीके से एक अलग कैटेगरी होती है। तो इसके अंदर हमने क्या करेंगे यहाँ पे, यानी इस डेटा के अंदर जो भी बंदा मेल होगा, यानी मान लीजिए ये बंदे सारे क्या है, मेल है, ठीक है। तो इस मेल वाले को हम क्या करेंगे, मेल की कैटेगरी बना के मेल की कैटेगरी में रख देंगे। क्योंकि देखिए नॉमिनल में हमने क्या पढ़ा कि जहां पर आप वेरिएबल की एक कैटेगरी बनाते हैं या उस कैटेगरी को एक नाम देते हैं, अगर आप वहां पर नंबर इस्तेमाल करते हैं तो उस नंबर से मुराद कोई लेबल, कोई टैग मुराद होता है, ठीक है। अगर देखिए फिर इसने कहा कि फीमेल, तो इस पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी फीमेल होंगे हम क्या करेंगे, उनको फीमेल की कैटेगरी में रख देंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर देखिए व्हाट इज द योर हेयर कलर, तो यहाँ पर क्या है, नंबर दिया हुआ 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये नहीं मुराद है कि जो मतलब नंबर 1 का है वो सबसे अच्छा होगा, यानी उसकी रैंक सबसे अच्छी है। देखिए तो उसने क्या किया, एक नंबर के पीछे उसने ये माना कि अगर मान लीजिए आपका हेयर कलर है ब्राउन, तो एक नंबर से मुराद क्या, ब्राउन कलर मुराद है। 2 नंबर से क्या मुराद है, ब्लैक मुराद है। 3 नंबर से क्या, ब्लैंड मुराद है। 4 नंबर से ग्रे कलर मुराद है। 5 पे अदर मुराद है। तो यानी कहना ये चाहते हैं, सिंपल सी बात, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉमिनल में आप सिर्फ क्या करते हैं, डेटा को क्लासिफाई करते हो, डेटा की कैटेगरी बनाते हो। नॉमिनल में आपके पास जो डेटा होता है उस डेटा को आप एक कैटेगरी बनाते हो या उस डेटा को आप एक नेम देते हो, और अगर नॉमिनल स्केल के अंदर अगर आप कोई नंबर का इस्तेमाल करते हो तो उस नंबर से मुराद आपका कोई भी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना मकसद होता है। जैसे इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमने क्लासरूम का रूल नंबर दिया, तो हम बच्चों का क्या होता है, क्लासरूम के अंदर 1 से लेकर 20 30 हजारों क्या होते हैं, रूल नंबर मुराद होते हैं। तो लेकिन रूल नंबर से मुराद कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती है, उस रूल नंबर से मुराद आपकी अपनी आइडेंटिटी होती है, यानी कोई भी बंदा मुराद होता है, कोई भी नाम मुराद होता है उस रूल नंबर से, ठीक है। तो नॉमिनल स्केल समझ में आ गया आप लोगों को? जी जी सर। देखिए यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन आया हुआ था 2019 के अंदर कि इसके अंदर आप जो डेटा इस्तेमाल करते हो वो कौन सा होता है, डिस्क्रीट होता है या कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर जो हमारा डेटा होता है वो डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट डेटा मुराद ये कि जहां पर आप सिर्फ क्या करते हो, पॉपुलेशन को काउंट करते हो, उसकी कैटेगरी बनाते हो, यानी इसके अंदर आप एक तरीके से माइनस प्लस डिवीजन सब्सट्रैक्शन ये सारी चीजों का काम नहीं करते हो, क्योंकि इन सारी चीजों का काम हमारा इंटरवल और रेशियो स्केल के अंदर होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि नॉमिनल स्केल क्या होता है, जहां पर पॉपुलेशन या फिर वेरिएबल जो डेटा होते हैं उसकी हम कैटेगरी बनाते हैं या फिर उसको हम नेम देते हैं, उसका एक लेबल बनाते हैं। अगर हम वहां पर नंबर का इस्तेमाल करते हैं तो नंबर का इस्तेमाल करने से मुराद वहां पर कोई नंबर की वैल्यू मुराद नहीं होती है, बल्कि उसके पीछे किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी नाम को आइडेंटिफाई करना मकसूद होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा डेटा होता है वो डिस्क्रीट लेवल पे होता है, यानी यहाँ पर हम सिर्फ डेटा को काउंट कर सकते हैं, कैटेगरी बना सकते हैं, बाकी इससे ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए देखिए हमारा है, फिर उसके बाद आता है ऑर्डिनल स्केल। तो ऑर्डिनल स्केल जैसे हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा कि वहां पर लिखा हुआ ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या है कि जब आप किसी को रैंक देते हो, ठीक है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, रैंक देना। ऑर्डिनल स्केल इज द सेकंड लेवल ऑफ मेजरमेंट दैट रिपोर्ट द ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग ऑफ डेटा विदाउट एस्टैब्लिशिंग द डिग्री ऑफ वेरिएशन बिटवीन देम। तो यानी ये वही कह रहा है कि अगर आप किसी को ऑर्डर देते हो या रैंक देते हो, लेकिन यहाँ पर आप जो रैंक निकालते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फाइव, ठीक है, तो इनके दरमियान आप ये जो रैंक वाले नंबर होते हैं या फिर रैंक वाले जो स्टूडेंट होते हैं, इनके दरमियान का जो डिफरेंस होता है वो सेम नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंस सेम नहीं होने का मतलब ये हो गया कि जैसे एग्जांपल के तौर पर ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है, यानी फर्स्ट बंदा है, ठीक है, मतलब फर्स्ट है, ठीक है, और ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, ठीक है, ये हमारा फिफ्थ। मान लीजिए इतनी अभी हमने पोजीशन निकाली है, और जो हमारी फर्स्ट पोजीशन है वो कितने नंबर से आई है, वो हमारी मान लीजिए आई है 97 नंबर से। ये फर्स्ट हमने रैंक दिया फर्स्ट बंदे को, ये 97 नंबर से पोजीशन लेकर आया है। ये आया है 95 नंबर से, ठीक है, ये आ गया है 93 नंबर से, ये आ गया मान लीजिए आपका इस तरीके से 90 नंबर से। तो अगर आप देखेंगे इन सब बंदों के दरमियान का डिफरेंस कितना है, 2-2 नंबर का डिफरेंस, यानी हम कह सकते हैं कि सेकंड वाला 2 नंबर से रह गया फर्स्ट पोजीशन से, और थर्ड वाला जो है 2 नंबर से रह गया सेकंड पोजीशन लाने से। तो इनका भी 2 का डिफरेंस है, इनका भी 2 का डिफरेंस। तो यानी इस तरीके का डिफरेंस यहाँ पर नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आगे पीछे हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये जो है फर्स्ट की जो पोजीशन है, सेकंड की जो पोजीशन, इसके अंदर 5 का डिफरेंस होगा, इसके अंदर 10 का भी डिफरेंस हो सकता है, इसके अंदर 13 का भी डिफरेंस हो सकता है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ पर हमने जो नॉमिनल स्केल के अंदर जो हम वेरिएबल की कैटेगरी बनाते हैं, जो नाम देते हैं, उसी नाम को हम ऑर्डिनल स्केल के अंदर ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देने का मतलब रैंक देते हैं, हमारी रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फाइव सिक्स सेवन इस तरीके से पूरी चलती है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी रैंक होती है उस रैंक का जो डिफरेंस होता है वो सेम नहीं होता है, ठीक है। यानी हमारी रैंक
रैंक का जो डिफरेंस है वो मतलब कितने नंबर से हम मतलब फर्स्ट पोजीशन लाने से रह गए, सेकंड वाला कितने नंबर से मतलब थर्ड वाला कितने नंबर से सेकंड से रह गए, इस तरीके की जो मतलब पोजीशन होती है इनका डिफरेंस सेम नहीं होता। सिंपल सी बात, बट आपको यही याद रखनी है, ठीक है। कह रहे हैं कि ऑर्डिनल रिप्रेजेंट द ऑर्डर, डेटा इज नोन एज द क्वालिटेटिव डेटा, इट कैन बी ग्रुप्ड, नेम्ड एंड आल्सो रैंक। यानी कह रहे हैं कि ऑर्डर जो होता है ये ग्रुप कर लेता है नेम को, यानी नॉमिनल स्कूल को अपने अंदर ले लेता है, प्लस रैंक को भी ले लेता है, ठीक है। कह रहे कि along with the information provided by the nominal scale, ordinal scale give the ranking of those variable। तो यानी नॉमिनल स्केल के अंदर जो वेरिएबल की जो डेटा की हम कैटेगरी बनाते हैं उसी डेटा को हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्डिनल स्केल के अंदर लाकर उसको हम रैंक देते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द सब कैटेगरी में नॉट बी इक्वल। तो यानी जो हम अलग अलग कैटेगरी जो हमारी डेटा की बनी हुई होती है नॉमिनल स्केल के अंदर, जब उन कैटेगरी को हम रैंक देते हैं तो वही कह रहे हैं कि उन कैटेगरी का जो रैंक आप दोगे वो इक्वल डिस्टेंस में नहीं होता। यानी ऐसा नहीं है कि सबके दरमियान 2-2 का ही गैप है या 5-5 का गैप है। किसी कैटेगरी के दरमियान फर्स्ट सेकंड हो सकता है 5 का गैप हो, सेकंड थर्ड हो सकता है 13-14 का गैप हो, ठीक है, थर्ड फोर्थ हो सकता है 20 का गैप हो, यानी इस तरीके से। तो यानी हमारी यहाँ पर जो पोजीशन होती है, जो रैंक दी जाती है, उसके दरमियान जो गैप होता है वो बराबर का गैप नहीं होता। ऑर्डिनल के फ्यूचर ये है कि आप यहाँ पर नॉमिनल स्केल का जो डेटा कैटेगरी बनाया हुआ डेटा होता है उसको आप ऑर्डर देते हो, और ऑर्डर जो देते हो यहाँ पर रैंक देते हो, तो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो बराबर नहीं होता। टाइप ऑफ डेटा डिस्क्रीट, यानी यहाँ पर भी जो डेटा होता है वो डिस्क्रीट लेवल का होता है, ठीक है। तो यानी नॉमिनल स्केल प्लस ऑर्डिनल स्केल, इनके दरमियान जो आपका डेटा होता है वो डिस्क्रीट का होता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन काउंटेड एंड कैलकुलेशन फॉर परसेंटेज। तो यहाँ पर आप अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन का इस्तेमाल करते हो तो सिर्फ आप यहाँ पर परसेंटेज निकाल सकते हो, परसेंटेज के ही बेस पे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके की रैंक देते हैं। बाकी यहाँ पर माइनस प्लस डिवीजन सब्सट्रैक्शन, ये रेशियो और ये दीगर सारी चीजें जो होती है वो इसके अंदर आप यूज नहीं कर सकते। इसी वजह से मैंने आपको पहले बता दिया कि ये सारी कॉमर्स के स्टैटिक्स है वहां पर यूज किए जाते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, किस तरीके से वो लोग निकालते हैं वो हमें नहीं जानना, बस हमें इनके फ्यूचर को जानना है, ठीक है। इसे एग्जांपल में कह रहे हैं कि रैंकिंग ऑफ स्कूल स्टूडेंट। मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट के स्कूल को आप रैंकिंग दे रहे हो, तो जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरीके से रैंकिंग होती है। मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक आपने रैंक दिया, ठीक है। तब 1 से लेकर 10 तक की जो रैंकिंग है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 की, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो एक जैसा नहीं होगा, वो डिफरेंस सा होगा। बस यही 2 फ्यूचर इसके याद रखने हैं। एक है इसकी डेटा की जो टाइप है वो डिस्क्रीट होती है। दूसरी बात ये है कि ये क्या करता है, नॉमिनल स्केल के अंदर जो हम डेटा की कैटेगरी वेरिएबल बनाते हैं उसको ये ऑर्डर देता है, और जो हम ऑर्डर देते हैं इसके दरमियान डेटा का जो डिफरेंस होता है वो सेम नहीं होता है। बस समझ में आ गया सबको? जी जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ गया हो, आना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अपनी चीजों को आप लोग क्लियर कर लीजिए। तो यानी हमारा जो नॉमिनल स्केल है और ऑर्डिनल स्केल है ये दोनों क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। वो भी आपको याद रखना है। अगर क्वालिटी के अंदर जाएंगे तो यानी नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक के अंदर यूज किए जाएंगे, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक जब हमने पढ़ा था तो वहां पर हमने लिख दिया था कि उसके अंदर वही 2 स्केल इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है इंटरवल स्केल। देखिए इंटरवल का माना क्या होता है, यानी जिसके अंदर गैप हो। हम लोग क्लासरूम में मदरसे में जाते हैं, सॉरी कॉलेज वगैरह में क्या होता है, इंटरवल होता है। इंटरवल मतलब क्या, पढ़ाई के बीच का एक वक्फा। तो इंटरवल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, इसके अंदर वो दोनों आ जाएंगे, नॉमिनल भी आ जाएंगे ऑर्डिनल भी आ जाएंगे। और इसकी अपनी एक अलग से मतलब खुसूसियात होगी, इसका अपना एक अलग सा फ्यूचर होगा। इसका फ्यूचर क्या है कि यहाँ पर आपका जो डेटा होता है, इन डेटा के दरमियान की जो वैल्यू होती है वो सेम डिस्टेंस की होती है, यानी फिक्स इंटरवल की होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपका सारा डेटा है, ठीक है, 1 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से ये सारे आपके क्या है, डेटा है। तो यानी इस डेटा और इस डेटा के दरमियान अगर आप देखेंगे तो इसके दरमियान भी 5 का डिफरेंस होगा, इसके दरमियान भी 5 का होगा, इसके दरमियान भी, इसके दरमियान भी, इसके दरमियान भी। यानी इसके अंदर जो आपका डेटा होता है ना, हर डेटा के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल डिस्टेंस होता है, यानी बराबर होता है, फिक्स इंटरवल होता है, ठीक है, यानी फिक्स गैप होता है। ये यहाँ पर इसकी खुसूसियात है, ठीक है। इसकी 2-3 खुसूसियात है, यही आपको जानना है। कह रहे हैं कि इंटरवल स्केल इज द थर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल। इट इज द डिफाइंड एज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट स्केल इन विच द डिफरेंट बिटवीन 2 वेरिएबल इज मीनिंगफुल, यानी फिक्स इंटरवल। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर 2 वेरिएबल के दरमियान आप डिफरेंस देखना चाहते हो तो ये क्या होता है, मीनिंगफुल होता है। मीनिंगफुल का मतलब क्या है, यानी फिक्स इंटरवल। जैसे अगर यहाँ हमने देखा 5 का है, यहाँ हमने देखा तब भी 5 का, यहाँ हमने देखा तब भी 5 का, यहाँ हमने देखा तब भी 5 का है। जैसे हमारा ये डेटा है एक, ठीक है, 5 10 15
ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर डेटा होता है, यानी हर डेटा के दरमियान जो डिस्टेंस आपका होता है वो इक्वल डिस्टेंस होगा। इनके दरमियान आप जो डिफरेंस देखोगे वो एक मीनिंगफुल डिफरेंस होगा, यानी फिक्स इंटरवल, फिक्स गैप यहाँ पर होता है। ठीक है। कह रहे कि इन अदर वर्ड द वेरिएबल आर मेजर इन एग्जैक्ट मैनर, नॉट एज इन अ रिलेटिव वे इन विच द प्रेजेंस ऑफ जीरो इज आर्बिट्रेरी, यानी यहाँ पर जीरो मीनिंगफुल यानी नो ट्रू जीरो। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो जीरो की वैल्यू आती है, ठीक है, इंटरवल स्केल के अंदर यहाँ पर जो जीरो की वैल्यू आती है, जैसे हम लोग अगर जनरली हम लोग अपनी जुबान में जीरो बोलते हैं तो जीरो का मतलब क्या होता है, यानी कुछ भी नहीं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंटरवल स्केल के अंदर अगर आपकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो इसके अंदर जीरो का मतलब जीरो नहीं होता, बल्कि जीरो की एक मीनिंग होती है, यानी जीरो आपको कुछ बताएगा। ठीक है। जीरो मीनिंगफुल यानी नो ट्रू जीरो। ठीक है। ये आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या बना के पूछा गया, इक्वल यूनिट पूछी गई है। तो इक्वल यूनिट का हमने क्या बताया कि हर वैल्यू के दरमियान फिक्स इंटरवल होता है, यानी बराबर का गैप होता है। इक्वल मतलब क्या, बराबर, हर यूनिट के दरमियान बराबर का गैप होता है। ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा फीचर एक तो ये होता है कि फिक्स इंटरवल यानी इक्वल यूनिट के दरमियान क्या होता है, बराबर का गैप होता है। सबसे बड़ा ये है कि जीरो इज आर्बिट्रेरी, यानी इसके अंदर अगर आपकी कोई भी वैल्यू जीरो पर पहुंच जाती है चेक करते हुए रिसर्च के अंदर, तो वहां पर जीरो का मतलब कुछ नहीं होता, बल्कि जीरो का मतलब मीनिंगफुल होता है, यानी जीरो का कोई माना होता है। नॉट ट्रू जीरो यानी जीरो जो है वो हकीकत पर दलालत नहीं करता, बल्कि जीरो जो है अपनी एक अलग सी मीनिंग देता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हमने बोल दिया कि आज जो हमारा टेम्परेचर है बिल्कुल 0 डिग्री का है, तो 0 डिग्री का जो टेम्परेचर, इसका क्या मतलब होता है, यानी जो टेम्परेचर है ठंडक का वो सबसे ज्यादा है। ठीक है। यानी वो सबसे ज्यादा है। जैसे हम लोग जाते हैं, मतलब अभी छोटे बच्चों का हमें कपड़ा लेना हो, छोटे बच्चे का हमें शूज लेना हो, अगर लड़कियों की कुछ चूड़ी वगैरह लेना हो, तो हम दुकान पे जाते हैं, क्या बोलते हैं कि हमें 0 साइज का कपड़ा दिखा दो। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि 0 साइज का कोई कपड़ा होता ही नहीं, बल्कि 0 साइज की एक मीनिंग है, वो आपको 0 साइज का कपड़ा दिखाते हैं, 0 साइज का आपको शूज दिखाते हैं। ठीक है। तो यही यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि इंटरवल स्केल के अंदर हमारी जो वैल्यू होती है, हर वैल्यू के बीच में फिक्स इंटरवल होता है, यानी फिक्स गैप होता है। और यहाँ पर अगर हमारी वैल्यू जीरो पे पहुंच जाती है, जीरो इज आर्बिट्रेरी, यानी हमारा जीरो जो होता है मीनिंगफुल होता है, जीरो की अपनी एक मीनिंग यहाँ पर होती है। ठीक है। कह रहे हैं कि टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल यू कैन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन द वैल्यू बिटवीन द वेरिएबल। हाँ देखिए, एक पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि इस वेरिएबल के अंदर या फिर इस स्केल के अंदर हम सिर्फ अपनी वैल्यू को एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, यानी सिर्फ जोड़ या माइनस कर सकते हैं। ठीक है। या हम यहाँ पर वैल्यू को जोड़ सकते हैं या फिर हम यहाँ पर वैल्यू को माइनस कर सकते हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है। ये दो मतलब तीन फ्यूचर इसके हैं। इसके फ्यूचर एक क्या है कि यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होती है, इक्वल यूनिट के दरमियान फिक्स इंटरवल होता है। यहाँ पर अगर आपकी वैल्यू जीरो पर पहुंच जाती है तो जीरो का मतलब यहाँ पर मीनिंगफुल होता है, यानी जीरो का कोई माना होता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि आप अपनी वैल्यू को सिर्फ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, यानी माइनस या प्लस कर सकते हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इंटरवल स्केल ऑफर लेबल ऑर्डर एज वेल एज स्पेसिफिक इंटरवल बिटवीन ईच ऑफ इट्स ऑप्शन। यानी इंटरवल स्केल जो है लेबल को भी लेता है, यानी हमारे नॉमिनल स्केल को भी लेता है अपने अंदर, प्लस ऑर्डर को यानी ऑर्डिनल स्केल को भी लेता है, एज वेल एज द स्पेसिफिक इंटरवल बिटवीन ईच ऑफ इट्स ऑप्शन। और उसके ऑप्शन के दरमियान जो क्या होता है, एक स्पेसिफिक इंटरवल होता है, यानी एक तरीके से जो इनका गैप होता है वो बराबर का गैप होता है, इक्वल यूनिट का गैप होता है। तो यानी इसके अंदर नॉमिनल भी आएगा, ऑर्डिनल भी आएगा, प्लस इंटरवल की अपनी एक खुसूसियात जो है वो भी आएंगी। टाइप ऑफ डेटा कॉन्टिन्यूस। ठीक है। यहाँ पर जो डेटा की टाइप होगी वो कॉन्टिन्यूस होती है। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप डेटा को इस तरीके से चेक करते हैं, यानी कोई भी चीज जो है कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही है, कितनी चीजों से हो रही है। जैसे हमने वहां पर पढ़ा कि जो डेटा की टाइप होती है वो डिस्क्रीट होती है, यानी जहां पर हम सिर्फ क्या करते हैं, डेटा को सिर्फ काउंट कर सकते हैं, उसकी कैटेगरी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम डेटा को माइनस प्लस भी कर सकते हैं, या कोई चीज कैसे हो रही है, किसके दरमियान कितना गैप है। ठीक है। या हमारा जो बराबर का गैप बन रहा है वो कितना बराबर का गैप बन रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती हैं। तो इसी वजह से जो टाइप्स ऑफ डेटा होता है ये कंटिन्यूस होता है। देखिए एग्जांपल में यहाँ पर लिखा हुआ कि स्टूडेंट ग्रेड पॉइंट या टेम्परेचर। ठीक है। तो टेम्परेचर में जैसे हमने आपको बता दिया कि अगर जैसे हम लोग बोलते हैं कि आज ठंडक जो है बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गई है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंचने का मतलब ये है कि ठंडी बिल्कुल है भी नहीं, ये नहीं होता, यानी ठंडी बहुत ज्यादा है। ठीक है। यानी उसकी कुछ मीनिंग होगी, ठंडी है या नहीं है, लेकिन कुछ मीनिंग होगी। लेकिन जनरली जो हम लोग बोलते हैं मेरे पास 0 सैलरी है, या मेरे पास 0 मतलब मैंने बिल्कुल भी सफर नहीं किया, 0 डिस्टेंस है, तो इसका क्या मतलब है कि आप बिल्कुल कुछ किए ही नहीं। ठीक है। तो स्टूडेंट का ग्रेड पॉइंट, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपको ग्रेड पॉइंट दिया जाता है
ई दिया जाता है, ठीक है। तो ई का माना अगर आप देखेंगे जो यूजीसी के ताल्लुक से जो आपका ये सीजीपीए वगैरह निकाला जाता है तो उसका नंबर आता है 0, ठीक है। तो 0 का मतलब ये नहीं होता कि आपने बिल्कुल कोई भी नंबर पाया ही नहीं, बल्कि आपने नंबर पाया है लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से जो आपका रिजल्ट निकाला जाता है उस रिजल्ट के मुताबिक आपका ग्रेड जो है वो ई आया, यानी आप फेल हो, ठीक है। तो ये जीरो का जो यहाँ पर ग्रेड दिया जाता है ई दिया जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने 0 नंबर पाया, बल्कि हो सकता है आपने 40 पाया हो, 30 पाया हो, 20 यानी कुछ माना होता है, कुछ नंबर आपने पाया हो, लेकिन रिजल्ट निकालने के फॉर्मुलेशन के मुताबिक, फॉर्मूले के मुताबिक आपने कुछ भी नंबर नहीं पाया, ठीक है। तो इंटरवल स्केल क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। चलिए, अब देखिए हमारा ये जो सबसे बड़ा होता है ये होता है हमारा रेशियो स्केल, ठीक है। द रेशियो स्केल इज द फोर्थ लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल, ठीक है, यानी ये चौथा लेवल विच इज द क्वांटिटेटिव। देखिए इंटरवल जो होता है और रेशियो होता है ये दोनों क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर ये लगाए जाते हैं। It is a type of variable measurement scale. It allows the researcher to combine the properties of nominal, ordinal and interval scale. यानी ये क्या करता है, तीनों स्केल को कंबाइन करके ये चलता है, ठीक है। यानी नॉमिनल को भी लेता है, ऑर्डिनल को भी लेता है, प्लस इंटरवल स्केल को भी अपने अंदर ये ले लेता है। रेशियो स्केल हैज फ्यूचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, यानी ट्रू जीरो। देखिए अब यही इनका और इनका फर्क है। रेशियो स्केल में क्या होता है कि यहाँ पर जो जीरो की वैल्यू होती है इसका माना जीरो होता है, यानी कुछ भी नहीं। हमने इंटरवल स्केल के अंदर क्या पढ़ा कि वहां पर जो जीरो की वैल्यू होती है उसका एक माना होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर कोई बंदा बोलता है कि मेरे पास 0 सैलरी है या मेरे पास 0 पैसा, 1 रुपया नहीं, तो इसका क्या मतलब है, यानी उसके पास बिल्कुल कुछ है भी नहीं। लेकिन अगर इसी 0 को आप इंटरवल स्केल के अंदर लेकर जाएंगे तो उसकी अपनी एक मीनिंग होती है। यही डिफरेंस आपको याद रखना है। और क्वेश्चन के अंदर भी आपसे यही पूछा गया है कि रेशियो क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो होता है, यानी इसका ये जो होता है बिल्कुल जीरो जो है, जीरो रियलिटी पे दलालत करता है, यानी जिसको बोलते हैं ट्रू जीरो, ठीक है। कहते it afford the unique opportunities for statistical analysis. The variable can be orderly added, subtracted, multiple, divide, mean, median and mode can be calculated using the ratio scale. तो देखिए अब यहाँ पर जो है ना मैथमेटिकल का जितना भी फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीपल है, डिवीजन है, मीन है, मीडियन है, मोड, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। हमारा इंटरवल के अंदर सब क्या होता था, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन होता था, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, मैथमेटिकल का जितना भी फॉर्मूला इस्तेमाल होगा सारा का सारा रेशियो स्केल के अंदर आ जाएगा। और प्लस इसके अंदर आपके ये तीनों स्केल आएंगे, नॉमिनल, ऑर्डिनल प्लस इंटरवल भी आ जाएंगे। और यहाँ पर जो जीरो का माना होता है एब्सोल्यूट जीरो, यानी यहाँ पर जीरो की जो मीनिंग होती है वो जीरो होती है, ठीक है। अगर आप कहेंगे मेरे पास कोई पैसा नहीं, इसका मतलब आपके पास नहीं है, ठीक है। अगर आप कहेंगे मैंने बिल्कुल भी सफर नहीं किया, इसका मतलब आपने किया ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डेटा की जो टाइप होती है ये भी कंटिन्यूस होती है। जैसे एग्जांपल ऑफ द रेशियो स्केल, वेट, हाइट, सैलरी, डिस्टेंस, जैसे 65 kg है, 0 डिस्टेंस ट्रेवल्स या 0 सैलरी, ठीक है। तो रेशियो स्केल का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज की हाइट को या वेट को, ठीक है, या इन सारी चीजों को नापने के लिए रेशियो स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपका इसका सबसे बड़ा फ्यूचर ये आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो जीरो की वैल्यू होती है एब्सोल्यूट जीरो होती है, ठीक है, यानी ट्रू जीरो, यानी यहाँ पर जो जीरो होता है वो जीरो की मीनिंग अदा करता है, यानी कुछ भी नहीं जीरो माने, ठीक। सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको? जी चलिए फिर ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो है ना, देखिए ये जो मैंने स्केल लिया है, ठीक है, इंटरवल स्केल के लिए मैंने लिया क्योंकि जैसे हमने बताया कि जो हमारा थर्मोमीटर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस वैल्यू को नापने का अलग तरीका होता है और यहाँ से नापने का अलग तरीका होता है। अब इसको वही लोग नापते हैं जो जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो जीरो दिया, इसका ये मतलब नहीं, इसके अंदर अगर आपकी वैल्यू जीरो पे पहुंचती है ना तो इस जीरो का कोई एक माना होता है, कोई मतलब होता है। अब देखिए थर्मामीटर का भी जो डिफरेंस होता है वो उसी एतबार से डिफरेंस बनता है। देखिए 0 से लेकर 10 का डिफरेंस है, 10 से 20 10 का डिफरेंस है, 20 से 30 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यानी आपको इस वजह से मैंने यहाँ पर ऐड किया कि इसके अंदर जितनी भी वैल्यू आप इंटरवल स्केल के अंदर आपकी वैल्यू आती है उसका जो डिफरेंस होता है वो गैप का डिफरेंस होता है, और वो गैप जो है बिल्कुल बराबर का डिफरेंस होता है, और इसके अंदर जीरो की अपनी एक अलग मीनिंग होती है। अब देखिए नॉमिनल में इन्होंने दिया आई कलर। आई कलर का मतलब क्या है कि यानी बहुत सारे अलग अलग तरीके के मतलब आई कलर होते हैं, जैसे हेयर कलर होते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों की आंख जो होती है भूरी टाइप की होती है, नीली होती है, कुछ हल्की लाल टाइप की होती है। तो अगर आप मान लीजिए आपके पास डेटा है तो उसके अंदर आई कलर की आप कैटेगरी बना सकते हैं, यानी उसको एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं, ठीक है, यानी डेटा की कैटेगरी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये कैटेगरी जो है सबके अंदर जाती है ना, जैसे हमने कहा कि सब एक दूसरे के अंदर ओवरलैप होते हैं।
तो ऑर्डिनल में दिया है कि नेचुरल ऑर्डर, यहाँ पर आप क्या करते हो, जो कैटेगरी आपने लिया है, नेम लिया, उसको आप ऑर्डर देते हो, ठीक है। अब ये ऑर्डर जो है आपका इसके अंदर भी जाएगा, ठीक है। फिर इंटरवल का अपना एक अलग फीचर है, इक्वल इंटरवल बिटवीन वेरिएबल, यानी हर वेरिएबल के दरमियान क्या होता है, इक्वल गैप होता है। इक्वल इंटरवल मतलब बराबर का गैप होता है। जैसे अगर कोई भी वैल्यू 10-10 का गैप होगा, 5-5 का होगा, 2-2 का होगा, 5-5 का होगा, यानी बराबर बराबर का गैप होगा। अब ये जो है इंटरवल का फ्यूचर इसके अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये रेशियो का अपना खुद एक अलग सा फ्यूचर है, हैज अ ट्रू जीरो, ठीक है। ट्रू जीरो का मतलब क्या होता है कि यानी यहाँ पर जो जीरो होता है इसका माना जीरो होता है, यानी जीरो माने कुछ भी नहीं। वैल्यू दिस रेशियो बिटवीन वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, और यहाँ पर जो चीज होती है उसको क्या करते हो आप, कैलकुलेट करते हो। जैसे इंटरवल में टेम्परेचर वगैरह चेक किया जाता है, यहाँ पर हाइट वगैरह मेजर की जाती है, लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन, यानी हमें जो ये रैंक वगैरह दी जाती है, ये हमारी रजामंदी वाली होती है। इससे हम खुश होते हैं कि हमारा सेटिस्फिकेशन जो लेवल है वो किस लेवल का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से जो सारी चीजें होती हैं वो इसके अंदर आती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटा आपका नॉमिनल होगा, सबसे बड़ा आपका क्या होगा, रेशियो होगा। ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर आप क्या बनाते हो, कैटेगरी बनाते हो। यहाँ पर आप क्या करते हो, ऑर्डर देते हो, यानी रैंक देते हो कैटेगरी को, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट बट नो ट्रू जीरो, देखिए यहाँ पर दिया है ना कि बट नो ट्रू जीरो, यानी ट्रू जीरो आपकी वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर जीरो का अपनी एक मीनिंग होती है जो जीरो के माने पे दलालत नहीं करता। और यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट ट्रू जीरो एग्जिस्ट, यहाँ पर जो जीरो होता है वो हकीकत में ट्रू के माना पे दलालत करता है, यानी जीरो के माना कुछ भी नहीं। मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है, आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। जी जी सर। चलिए फिर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या, मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ अ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो यानी एक तरीके से रिलायबिलिटी की भी कुछ टाइप्स होती है, जैसे हमने वैलिडिटी की कुछ टाइप्स पढ़ी थी, इसी तरीके से हमारी रिलायबिलिटी की भी टाइप्स होती है। इससे भी आपका क्वेश्चन 2 साल से पूछा जा रहा है, 1 लाइन में भी आ रहा है, मैच द कॉलम में भी आ रहा है, 2 लाइन में भी आ रहा है। तो देखिए एक है टेस्ट, रीटेस्ट है, अल्टरनेट फ्रॉम मेथड, स्प्लिट हाफ है, या फिर हमारा इंटररेडर है। तो रिलायबिलिटी क्या होती है कि जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं और हमारा रिजल्ट कंसिस्टेंट, यानी लगातार वो रिजल्ट हमारा क्या है, सेम आए, ठीक है। क्योंकि रिसर्च के अंदर हम ऐसी चीज को लेते हैं जिसका रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट यानी सेम आए। अगर कोई भी बंदा उसको इस्तेमाल करे तो उसका भी रिजल्ट वही आए जो मुझसे उसका रिजल्ट आया था, ठीक है। तो आप में से कोई इसका क्वेश्चन बताना चाहेगा, इसका आंसर? सर आंसर नंबर 4 है क्या सर? चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल सही बताया आपने। तो देखिए टेस्ट रीटेस्ट, ठीक है। देखिए अगर किसी भी लफ्ज के आगे रीटेस्ट लग जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मतलब रीसर्च यानी दोबारा सर्च करना, रीटेस्ट, ठीक है, रीरन, इस तरीके से दोबारा दौड़ना। तो यानी उसी टेस्ट को हम क्या करते हैं, दोबारा अप्लाई करते हैं, रीटेस्ट यानी दोबारा। एडमिनिस्ट्रेटिंग द सेम टेस्ट टू द सेम ग्रुप एट द 2 डिफरेंट सेशन, यानी आपको यही याद रखना है कि टेस्ट रीटेस्ट हमारा क्या होता है, जब हमारे पास कोई एक टेस्ट होता है उस टेस्ट को हम क्या करते हैं, दोबारा अप्लाई करते हैं, सेम ही सैंपल पर सेम ही ग्रुप को बट डिफरेंट टाइम, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ये एक टेस्ट है, ठीक है, हमारे पास ये एक टेस्ट है, ठीक है, और हमारे पास ये एक पूरा ग्रुप है। इस टेस्ट को हमने इन ग्रुप के बच्चों से करवाया और हमने इनको जो रिजल्ट दिया, जो नंबर दिया, पूरा 100 नंबर दिया, ठीक है। फिर उसी के बाद हम क्या करेंगे, इसी टेस्ट को हम 1 हफ्ते के बाद इन्हीं ग्रुप को, इन्हीं पॉपुलेशन पे, इन्हीं बच्चों को अप्लाई करेंगे। फिर हम देखना चाहेंगे कि क्या हमारा जो रिजल्ट हमने पहले 100 नंबर इनको दिया था वही रिजल्ट 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा टाइम क्या होता है, डिफरेंस होगा। देखिए सेम टेस्ट होगा, सेम पॉपुलेशन होगी, सेम ग्रुप होगा, लेकिन आप क्या करोगे, मतलब डिफरेंट तरीके से आप अप्लाई करके देखना चाहोगे कि यानी जब जब आप अप्लाई करते हो उस टेस्ट को, क्या आपका रिजल्ट सेम आता है कि नहीं आता है। मान लीजिए हमने 5 बार किया, 4 बार हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आया, 5वें बार जो है हमारा एक्यूरेट नहीं आया, तब भी हम इसको रिलायबल नहीं मानेंगे। तो रिसर्च के अंदर हमारी एक मियाद मुतय्यन होती है कि हमें इस टेस्ट को कितनी बार चेक करना है। हो सकता है बहुत लोग 2 बार करते हो, बहुत लोग 3 बार करते हो। अगर हमने इसी टेस्ट को इसी ग्रुप पे 3 बार अप्लाई किया, लेकिन अलग अलग तरीके से किया, अलग अलग टाइम में किया, तो हमारा रिजल्ट क्या है, तीनों बार सेम आ रहा है, तो हम मान लेंगे कि ये टेस्ट जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। कोई भी बंदा अगर इसको अप्लाई करेगा तो उसके पास भी वही रिजल्ट आएगा जो मेरे पास 100 आया है, ठीक है। अल्टरनेट फ्रॉम मेथड, ठीक है। तो अल्टरनेट में हमारा क्या होता है, देखेंगे, कह रहे कि एडमिनिस्ट्रेटिंग द 2 फॉर्म ऑफ द टेस्ट टू द सेम ग्रुप एट टू द डिफरेंट सेशन, यानी कह रहे हैं कि एक टेस्ट का जो है 2 फॉर्म होता है, लेकिन ग्रुप जो होता है यानी जो पॉपुलेशन होती है आपकी वो सेम होती है, बट डिफरेंट सेशन पे आप इसको अप्लाई करते हैं। अभी हम इसको जानेंगे। स्प्लिट हाफ क्या होता है, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ देना, ठीक है, किसी चीज को। जब आपके पास कोई टेस्ट होता है उस टेस्ट को आप 2 बराबर बराबर पार्ट में तोड़ देते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास क्या है, एक तरीके से 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, ये टेस्ट पेपर है, तो उसको हमने 2 पार्ट में तकसीम कर दिया। यहाँ पर दिया इक्विवेलेंट हाफ्स, ठीक है। एक हाफ्स का मतलब क्या होता है, आधा, इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, बराबर
बराबर बराबर, तो यानी हमने 25 का पार्ट अलग बना दिया, 25 का पार्ट अलग बना दिया। तो जब हमारे पास कोई भी टेस्ट होता है, उस टेस्ट को हम क्या कर देते हैं, दो अलग अलग दो पार्ट में तकसीम कर देते हैं, और दोनों पार्ट हमारा जो है बिल्कुल बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारा रिजल्ट होता है उनके दरमियान हम कोरिलेशन चेक करना चाहते हैं कि क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इंटर रेदर, रेदर का मतलब क्या होता है, कोई भी बंदा हो सकता है जिसको हम रिसर्चर बोल सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि 2 या मोर रेटर स्कोर द टेस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी हमारे पास कोई एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को जब डिफरेंट लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। 2 या मोर रेटर यानी 2 या 2 से ज्यादा रिसर्चर क्या करते हैं, उस टेस्ट को इंडिपेंडेंटली तौर पे परफॉर्म करते हैं, फिर इसका उसका स्कोर देखा जाता है। क्या मतलब, हम मान लीजिए हमने कोई भी टेस्ट बनाया, कोई भी इस तरीके का हमने एक टेस्ट बना दिया, तो इसको मैंने पहले परफॉर्म किया, ठीक है, मेरा रिजल्ट जो आया 50 आया। फिर इसी में से इसी रिजल्ट को, इसी टेस्ट को आपने कोई परफॉर्म किया, आपका भी टेस्ट जो है, आपका जो रिजल्ट है वो भी 50 आया। फिर आप में से किसी और ने इसी टेस्ट को परफॉर्म किया, उसका भी रिजल्ट जो है वो 50 आया। तो यानी अगर इस तरीके से सबका रिजल्ट जो है कंसिस्टेंट यानी बराबर आ रहा हो, तो क्या है, हम मानेंगे कि ये हमारे इंटर रेदर रिलायबिलिटी या इंटर रेदर मेथड है। तो इसमें क्या होता है कि एक टेस्ट को डिफरेंट लोगों के जरिए परफॉर्म किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। देखिए हम यहाँ इसको जानेंगे, हमारी जो रिलायबिलिटी के अगर देखा जाए इसकी 4 टाइप्स होती हैं। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, कह रहे हैं कि टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी मेजर द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट व्हेन यू रिपीट द सेम टेस्ट ऑन द सेम सिंपल एट द डिफरेंट पॉइंट इन द टाइम। तो यानी जब हमारे पास क्या होता है, सेम टेस्ट होता है, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, सेम टेस्ट होता है, और उसी सेम टेस्ट को हम क्या करते हैं, सेम सिंपल पर बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन हमारा जो टाइम होता है वो डिफरेंस होता है। जैसे हमने कहा कि हमने एक टेस्ट करवाया एक ग्रुप पे, ठीक है, तो हमारा टाइम अभी का है और हमने उसको रिजल्ट दे दिया, यानी वहां से हमने 150 नंबर निकाल लिया। फिर उसी टेस्ट को हम एक हफ्ते के बाद उसी ग्रुप पर या उसी पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, लेकिन हमारा टाइम क्या हो गया, एक हफ्ते बाद हमने किया तो हमारा टाइम क्या, डिफरेंस हो गया, ठीक है। You use it when you are measuring the something that you expect to stay constant in your simple। तो कह रहे हैं कि टेस्ट रिटेस्ट को हम इस वजह से इसको बार बार चेक करते हैं कि ताकि हमारा जो रिजल्ट है हमारे सिंपल के अंदर क्या वो कांस्टेंट यानी बिल्कुल फिक्स तरीके से आ रहा है, यानी बार बार वही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा है कि मान लीजिए हमने कोई भी रिसर्च करके रख दिया है, ठीक है, तो अगर हम उस पर टेस्ट रिटेस्ट बार बार उसको चेक नहीं करेंगे, हो सकता है कोई और बंदा उसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन करना चाहे या उस पर चेक करना चाहे तो उसका रिजल्ट डिफरेंट आ जाए, तो इसका क्या मतलब है कि हमारी रिसर्च जो है वो अनवैलिड हो जाएगी, तो वैलिड होगी ही नहीं। तो इसी वजह से टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी को चेक किया जाता है साइंटिफिक वे में। कोई भी चीज बनाई जाती है तो उसको पहले बार बार चेक किया जाता है कि उसका रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए यही कीवर्ड मैंने लिख दिया, इसी को आप लोग पकड़ के याद कर लीजिए। द सेम टेस्ट ऑन द सेम ग्रुप डिफरेंट टाइम, यानी हम सेम टेस्ट को क्या करते हैं, सेम ग्रुप पे मतलब लगाते हैं बार बार, लेकिन उसका टाइम जो होता है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारी क्या होती है, इंटर रेदर रिलायबिलिटी, यानी जब एक टेस्ट पे डिफरेंट लोग ऑब्जर्वेशन देते हैं। कह रहे हैं कि आल्सो कॉल्ड द इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी भी बोलते हैं। मेजर द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द डिफरेंट पीपल ऑब्जर्विंग और असाइनिंग द सेम टाइम सेम थिंग, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम है ना ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी, इसको क्यों क्यों बोलते हैं ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि बिटवीन द डिफरेंट पीपल ऑब्जर्विंग, यानी आप क्या करते हो कि डिफरेंट लोगों के अंदर ही सेम चीज को आप ऑब्जर्व करते हो। एग्जांपल के तौर पे आपके पास जो पॉपुलेशन है उसके अंदर 50 की आपकी पॉपुलेशन है, और इन सारी पॉपुलेशन के अंदर आप एक ही चीज को मेजर करना चाहते हो, यानी इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वही आप इनके अंदर देखना चाहते हो, ठीक है। ठीक है, सेम थिंग यानी सेम चीज को ही आप डिफरेंट लोगों के दरमियान ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। इसको इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी बोला जाता है। तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल को चेक करने के लिए आप कोई एक टेस्ट बनाओगे। मान लीजिए ये मेरा एक टेस्ट है, ठीक है, और इस टेस्ट के अंदर मैंने जो अपना मतलब मेथड या तरीका जो भी नंबर देने का बनाया, मैंने एक बना लिया लबो लहजा पे बना लिया कि यानी लबो लहजा पे इनको 50 नंबर दिया जाएगा। इसी तरीके से इनकी जो स्पीच है या इनका जो बोलने का तरीका कुछ भी इस तरीके से मैंने बना लिया कि इनको इन पे 100 नंबर दिया जाएगा। इसी तरीके से हमने ये बना लिया कि यहाँ पर इनका जो रेट है, रेट का मतलब यानी बोल कैसा रहा है बंदा, या मतलब कितने स्पीडली बोल रहा है या कितना रुक रुक के बोल रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने बना लिया कि इस पर भी इनको 50 नंबर दिया जाएगा। ये एक तरीके से इसके अंदर हमने बना लिया अपीयरेंस पे बना लिया, ठीक है। तो ये पूरा क्या है कि हमारा पूरा एक टेस्ट है, ठीक है। तो देखिए आप इसकी सबसे अच्छी मिसाल वहां पर ले सकते हैं कि जब जैसे इंटरव्यू वगैरह आपका लिया जाता है तो क्या होता है, आप वहां पर बैठते हो लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन या मतलब जो आपका एक तरीके से फॉर्म होता है, इंटरव्यू का फॉर्म होता है, वहां पर सारी चीजें बनी होती है कि कितना इनको अपीयरेंस में दिया जाएगा, कितना ये क्वेश्चन का आंसर करेगा इस पर दिया जाएगा, कितना क्या क्या, इस तरीके से सारी चीजें बनी होती है। अब ये मेरा एक टेस्ट हो गया, अब इस टेस्ट को मैं 3 हकम को दूंगा, ठीक है, यानी जो बैठकर वहां पर ऑब्जर्वर देंगे। तो एक हकम ने इस टेस्ट को लिया, 2
दूसरे हकम ने इस टेस्ट को लिया, ठीक है, तीसरे हकम ने इस टेस्ट को लिया। तो मान लीजिए अगर ये तीनों हकम अपने एतबार से जो नंबर को देते हैं और तीनों का जो नंबर है ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ठीक आता है, यानी मान लीजिए पहले हकम ने लबो लेजा में 50 दिया तो सेकंड वाले ने भी 50 दिया और थर्ड वाले ने भी 50 दिया, तो इस तरीके से अगर सबका रिजल्ट सेम आएगा तब हम मानेंगे कि ये हमारी इंटर रेजर रिलायबिलिटी है। और अगर मान लीजिए तीनों का बिल्कुल अलग अलग आ रहा, कोई बिल्कुल 10 दे रहा है, कोई बिल्कुल 50 दे रहा है, कोई बिल्कुल 30 दे रहा है, इस तरीके से एकदम अलग अलग सबका आ रहा है, तो हम नहीं मानेंगे। तो कह रहे हैं कि सेम टेस्ट कंडक्ट बाय द डिफरेंट पीपल, यानी हमारा जो हमने ये टेस्ट बनाया लबो लहजा स्पीच वाला, ये हमारा एक ही टेस्ट हो, लेकिन इस पे ऑब्जर्वेशन डिफरेंट लोग दे रहे हैं, यानी 3 हकम बैठ के उस पर ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इंटर रेजर रिलायबिलिटी समझ में आ रही है ना आप लोगों को? इसको इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास टेस्ट एक ही होता है और उस टेस्ट को ऑब्जर्वर करने के लिए 3 या 4 5 10 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी उसी एतबार से आपको ऑब्जर्वेशन करके आपको नंबर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए ये इस 50 में से मेरे कम्युनिकेशन स्किल को चेक किया गया और यहाँ पर तीनों हकम ने जो मुझे उस टेस्ट पे नंबर दिया है, तीनों का नंबर बिल्कुल सेम है, मिलता जुलता है, ठीक है, कहीं से कटने के लायक नहीं, तब हम मानेंगे कि ये इंटर रेजर रिलायबिलिटी है। लेकिन अगर उसमें से किसी भी एक बंदे का आगे पीछे मामला जाता है तो वो इंटर रेजर रिलायबिलिटी नहीं होगी। तो आपको यही पकड़ के रखना है कि सेम टेस्ट कंडक्ट बाय डिफरेंट पीपल, यानी जब आपके पास कोई एक टेस्ट होता है उस टेस्ट पे डिफरेंट लोग अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं। जैसे हमारा टेस्ट किया जाता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल को चेक किया जाता है, हमारा इंटरव्यू लिया जाता है, तो ऐसा नहीं कि हमारा इंटरव्यू सिर्फ एक बंदा लेता है। आप लोग पीएचडी का इंटरव्यू देते हो, कितने लोग बैठ के आपसे क्वेश्चन करते हैं, तो वो आपकी ऑब्जर्वेशन ही करते हैं। टेस्ट आप ही का एक हो रहा है और टेस्ट का मतलब है क्या, पीएचडी का इंटरव्यू लेना, आपको पास करना है, लेकिन ऑब्जर्वेशन हजारों लोग बैठ के वहां पर देते हैं। ठीक है, हजारों लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया आप? यस सर। चलिए, अब देखिए एक हमारा होता है पैरेलल फॉर्म जिसको इक्विवेलेंट रिलायबिलिटी बोलते हैं। कह रहे हैं कि यूजिंग द टू डिफरेंट टेस्ट साइमल्टेनियसली टू मेजर द सेम थिंग फिनोमिना। बस इसका सिंपल सी बात ये है कि जब आपके पास कोई भी फिनोमिना होती है, कोई भी चीज होती है, आप उसको बैक वक्त तो 2 अलग अलग टेस्ट लगाकर उसका इस्तेमाल करते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक फिनोमिना है, या जैसे हम मान लीजिए हमने मान लिया कोविड, ठीक है, कुछ भी ऐसे कोई भी चीज, कोई भी एक केस है, तो इसको अगर हमें चेक करना है तो हम यहाँ पर एक साथ 2 डिफरेंट टेस्ट लगाकर इस्तेमाल करें। यानी यहाँ पर हो सकता है कि हम पैरामेट्रिक लगा सकते हैं, यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक लगाते हैं। तो जब इन 2 टेस्ट यानी 2 डिफरेंट टेस्ट लगाकर हम इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसके दरमियान हम कोरिलेशन करने की कोशिश करेंगे, क्या दोनों टेस्ट का जो रिजल्ट आया है आपस में एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, यानी इनके दरमियान और उसके दरमियान कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर बनता है तो ठीक है, उसको हम बोलते हैं पैरेलल फॉर्म, यानी जो मिला हुआ है, ठीक है, यानी जो बराबर है। ठीक, फिर इसी तरीके से हमारा होता है इंटरनल कंसिस्टेंसी। कह रहे कि इंटरनल कंसिस्टेंसी एक्सेस द डिफरेंट पार्ट आइटम ऑफ अ टेस्ट दैट आर इंटेंडेड टू मेजर द सेम कंस्ट्रक्ट। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि इंटरनल कंसिस्टेंसी जो मतलब एक्सेस करता है डिफरेंट पार्ट आइटम ऑफ अ टेस्ट, यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोई भी टेस्ट बनाते हो तो उस टेस्ट में आप अलग अलग आइटम रखते हो। ठीक है, यानी आइटम का मतलब क्या है कि यानी यहाँ पर आप उस टेस्ट का अलग अलग पार्ट बनाते हो, अलग अलग मेथड वहां पर बनाते हो, अलग अलग टूल बनाते हो। तो क्या अपने टेस्ट के अंदर जो आपने अलग अलग टूल, अलग अलग पार्ट, अलग अलग तरीका बनाया है टेस्ट करने के लिए, क्या वो सारे पार्ट आपके उसी टेस्ट को मेजर कर रहे हैं जिसके लिए आपने उसको कंस्ट्रक्ट किया है, जिसके लिए आपने उसको बनाया है? अगर सारे पार्ट आपके उसी टेस्ट को मेजर कर रहे हैं जिसके लिए आपने बनाया है, तो ये है इंटरनल कंसिस्टेंसी। अगर मान लीजिए उसमें से कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक मेथड, ठीक है, आपका अलग तरीके से काम कर रहा है या बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा, या उसका रिजल्ट जो डिफरेंट तरीके से आ रहा है, तो वो आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी नहीं है। तो यानी सिंपल सी बात है, हम इसके अंदर ये कहेंगे, मान लीजिए हमने ये एक टेस्ट बनाया, इसके अंदर हमने एक टूल रख दिया ऑब्जर्वेशन का, हमने एक क्वेश्चनियर का रख दिया, हमने कुछ भी इस तरीके से कोई भी टूल, या हमने एक जी टेस्ट रख दिया, हमने एक टी टेस्ट रख दिया कि हम इस टेस्ट के अंदर या ओवरऑल हमारी जो रिसर्च है हम इसके अंदर ये काम करेंगे। तो अगर इसके अंदर ये सारे टेस्ट हमारे उसी वेरिएबल को ये मतलब जांच रहे हैं, उसी वेरिएबल के साथ काम कर रहे हैं जो हम मेजर करना चाहते हैं, अगर वो हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो हमारा क्या है कि वो अनरिलायबल यानी इंटरनल कंसिस्टेंसी में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यूजिंग अ मल्टी आइटम टेस्ट वेयर ऑल आइटम आर इंटेंडेड टू मेजर द सेम वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल को हम मेजर करना चाहते हैं, मल्टी आइटम को बनाकर, मल्टी पार्ट को बनाकर, मल्टी मेथड, मल्टी टूल का लगाकर, अगर वो सारे के सारे टूल हमारे उसी कंस्ट्रक्शन को मेजर कर रहे हैं जिसके लिए हमने उसे बनाया है, तो वो हमारा क्या है, इंटरनल कंसिस्टेंसी। ठीक, समझ में आ गया?
जी सर। जी। अब देखिए उसी इंटरनल कंसिस्टेंसी का हमारा एक पार्ट है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। कह रहे हैं कि अ टेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एरिया इज अ स्प्लिट इनटू द टू इक्विवेलेंट हाफ्स पार्ट एंड देन बोथ पार्ट गिवन टू वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एट द टाइम। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो कोई भी क्वेश्चन होता है या कोई भी क्वेश्चन एयर होता है या कोई भी टेस्ट होता है, जैसे हमने कहा कि हमारे पास 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट है, ठीक है। तो उस टेस्ट को हम क्या करेंगे, 25-25 का पार्ट करके, यानी बराबर का, इक्विवेलेंट हाफ्स का मतलब क्या है कि यानी आधा आधा पार्ट आप कर देंगे और दोनों पार्ट जो है बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक 20 का है एक 30 का है, ठीक है। तो एक हमने 25 का पार्ट बना दिया, दूसरा भी हमने क्या कर दिया, 25 का पार्ट बना दिया। तो यानी हमने क्या किया, एक टेस्ट को दो पार्ट में तोड़ दिया है। फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, स्टूडेंट के ग्रुप को दे देंगे करने के लिए, सेम टाइम पर दोनों पार्ट को हम देंगे। फिर उसके बाद जब ये दोनों टेस्ट करके हमें देंगे तो उनके दरमियान हम कोरिलेशन चेक करते हैं कि क्या ये दोनों आपस में कोरिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए इसका रिजल्ट आया है 100 नंबर का और अगर इसका रिजल्ट आया है 50 नंबर का, तब तो ये कोरिलेशन बिल्कुल नहीं बन रहा है। हाँ, अगर दोनों का रिजल्ट 100 नंबर पे आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है और ये इंटरनल कंसिस्टेंसी की एक टाइप्स है, ठीक है। तो हमारा एक होता है अल्टरनेट फ्रॉम मेथड, कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रिंग द टू फॉर्म ऑफ द टेस्ट द सेम ग्रुप एट द डिफरेंट सेशन। यानी कह रहे हैं कि एक टेस्ट का टू फॉर्म होता है, टेस्ट का टू फॉर्म होता है और क्या होता है, जो आपका सिंपल होता है या जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, सेम होती है, लेकिन टू डिफरेंट सेशन पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूं, जैसे हमारा भी एनटीए नेट का जो एग्जाम हो रहा है, अगर मान लीजिए अरबिक का जो पेपर है वो 2 शिफ्ट में हो जाए, ठीक है। यानी फर्स्ट शिफ्ट सुबह वाली और सेकंड शिफ्ट हमारी जो होती है वो शाम वाली, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे जो ग्रुप होगा वो सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे क्या होंगे, अरबी के बच्चे होंगे। लेकिन टेस्ट का टू फॉर्म, यानी पहला फॉर्म हमारा जो होगा वो सुबह वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी मॉर्निंग वाला, और जो हमारा हो जाएगा ये इवनिंग वाला हो जाएगा। इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन होगा, दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन क्या डिफरेंस होगा, यानी मतलब क्वेश्चन की जो टाइप्स होगी सब में अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। लेवल अगरचे सेम होगा लेकिन फॉर्म जो है वो अलग होगा, यानी एक में जो है अलग क्वेश्चन है, सेकंड वाले में भी अलग क्वेश्चन है, लेकिन अगर देखा जाए तो सेशन भी अलग है, टाइम भी अलग है, क्योंकि एक जो है सुबह की टाइम में हो रहा है, एक जो है हमारा शाम की टाइम में हो रहा है। ग्रुप जो है वो सेम है क्योंकि अरबिक के बच्चों पे ही वो क्वेश्चन को अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन टाइम अलग है और उस क्वेश्चन का फॉर्म जो है वो अलग है, ठीक है। समझ में आ गया? जी सर। चलिए सर स्प्लिट हाफ की एग्जांपल एक बार फिर से समझाइए। देखिए, देखिए स्प्लिट हाफ का मतलब ये होता है, स्प्लिट का मतलब होता है किसी चीज को मतलब आधा आधा करके तोड़ देना, ठीक है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास 50 नंबर का एक टेस्ट आया है, उस टेस्ट को हम क्या करते हैं, आधे आधे पार्ट में तोड़ देते हैं और वो जो पार्ट हमारा होना चाहिए, इसका कीवर्ड यही इक्वल है, मतलब क्या है कि आधा आधा बराबर करके तोड़ना। जैसे हमने 25-25 को तोड़ दिया है, एंड देन बोथ पार्ट गिवन टू वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एट द सेम टाइम। अब इसी दो पार्ट को हम क्या करेंगे, स्टूडेंट के इस ग्रुप को हम दे देंगे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग ग्रुप बना के, एक पार्ट को इस ग्रुप को दे दिया, एक पार्ट को इस ग्रुप को दे दिया, ठीक है। अब इन दोनों ग्रुप से हम चेक करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इसने जो लिया 50 नंबर लिया और इसने जो लिया ये 35 नंबर लिया, तो अगर इनके दरमियान हम कोरिलेशन चेक करना चाहते तो कोरिलेशन तो बन ही नहीं रहा, यानी रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं बन। अगर ये दोनों 50-50 के होते तो ये क्या है, ये दोनों मतलब ये कोरिलेट हो रहे हैं, यानी एक दूसरे से रिलेशनशिप बन रहा है, यानी 25 क्वेश्चन इसमें भी थे, 25 क्वेश्चन इसमें भी थे, यानी 50 नंबर इसका भी आ रहा है और 50 नंबर इसका भी आ रहा है, ठीक है। तो स्प्लिट हाफ में आपको ये याद रखना है कि आपके पास कोई भी टेस्ट होता है, उस टेस्ट को आप बराबर बराबर करके दो पार्ट में तोड़ देते हो और फिर उसके बाद उसको अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के बाद उसके अंदर कोरिलेशन करने की कोशिश करते हो कि यानी मेरा तो सारा पार्ट जो है वो बराबर बराबर है, लेकिन रिजल्ट तो क्या दोनों का सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, समझ में आया? जी जी सर। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसीजर विल फिगर अंडर द पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच के अंदर कौन सी आएगी, नॉर्मेटिव, एक्सपेरिमेंटल, इथनोग्राफी या पोस्ट फैक्टो? इथनोग्राफी सर, ऑप्शन 3। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो देखिए हमारी एक होती है नॉर्मेटिव सर्वे मेथड जो बोलते हैं ना, ये डिस्क्रिप्टिव के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड या इसको नॉर्मेटिव सर्वे मेथड भी बोलते हैं, इज अ प्रोसेस थ्रू विच डेटा इज कलेक्टेड बाय द रिसर्चर यूजिंग द ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर क्या करते हो कि आप ऑब्जर्वेशन करके डेटा को कलेक्शन करते हो और कुछ है नहीं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव को ही एक तरीके से बोलते हैं। Question number 145. Using an appropriate parametric test in a research project, the research find evidence to reject the null hypothesis. In doing so, which type of error is likely? यानी पैरामेट्रिक टेस्ट का आपने इस्तेमाल किया एक रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर, तो वहां पर रिसर्चर ने जो मतलब एविडेंस पाया, जो रिजल्ट निकाला, और वहां पर उसने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। तो ये कौन सा एरर शुमार किया जाएगा, अल्फा, बीटा या दोनों, या दोनों नहीं? ऑप्शन 1।
ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अल्फा एरर होता है, क्योंकि हमारा अल्फा एरर वही होता है कि जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 146, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सिंपल हाइपोथेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यानी अगर मतलब रिसर्च और हाइपोथेसिस, मतलब एक अच्छे रिसर्च और हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, क्योंकि हमने जब हाइपोथेसिस पढ़ा था तो वहां पर हमने आपको बताया था कि किस तरीके की हाइपोथेसिस आपकी होनी चाहिए। एक में कह रहे हैं कि अमेनेबल टू इंपेरिकल वेरिफिकेशन, यानी आपकी जो हाइपोथेसिस है इंपेरिकल वेरिफिकेशन के काबिल होनी चाहिए। जैसे हमने एक इंपेरिकल हाइपोथेसिस रिसर्च की टाइप से पढ़ी, उसकी हाइपोथेसिस की टाइप से पढ़ी थी कि जहां पर रिसर्चर क्या करता है, अपने ऑब्जर्वेशन बेस पे या अपने एक्सपीरियंस के बेस पर किसी भी फिनोमिना को देखता है तो वो कुछ भी अपने हिसाब से अपने जहन में हाइपोथेसिस या अजम्पशन बना लेता है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन डिफाइनिंग द वेरिएबल, या आप जिस भी पॉपुलेशन जिस भी वेरिएबल के ताल्लुक से हाइपोथेसिस बना रहे हो उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी बिल्कुल क्लियर आपका मामला होना चाहिए, आप क्या बना रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, इसके अंदर क्या करोगे आगे जाकर। पॉसिबिलिटी ऑफ द रिलेशनशिप पोस्टुलेटेड, यानी रिलेशनशिप के दरमियान मतलब रिलेशनशिप को बिल्कुल जाहिर करना। पॉसिबिलिटी मतलब बिल्कुल जाहिर होना चाहिए, पोस्टुलेटेड जो आपने अज्यूम किया, जो आपने बनाया है, यानी वेरिएबल के दरमियान जो भी आपने अजम्पशन बनाया है, ठीक है, जो भी आप मतलब जानना चाहते हो, आपके जहन में जो भी अजम्पशन है, ठीक है, वो बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं बिल्कुल गुडमुड वाला होना चाहिए। अगर आप इस तरीके की हाइपोथेसिस बनाते हैं तो रिसर्चर खुद भी उसमें कंफ्यूज रहेगा कि मैं उसमें किस क्या चेक करूं क्या ना चेक करूं। यानी आप एक चीज बनाओ लेकिन आपकी चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं एक्सेसिबिलिटी इन द टर्म ऑफ रिसर्चर रिसोर्स, क्या मतलब आपको एक गुड हाइपोथेसिस जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए रिसर्चर रिसोर्स के टर्म के लिहाज से कुछ बात होती है कि रिसर्चर के पास अगर रिसोर्स होगा तभी हाइपोथेसिस बनेगी, वरना नहीं बनेगी। एक्सटेंट ऑफ इट्स नॉन रिफ्यूटेबिलिटी, देखिए रिफ्यूटेबिलिटी अगर देखा जाए तो उसको बोलते हैं ना कि मतलब एबिलिटी टू बी प्रूव रॉन्ग, यानी ऐसी चीज जिसके अंदर मतलब रॉन्ग होने की सलाहियत हो। लेकिन ये कह रहा है कि मतलब यहाँ पर रॉन्ग होने का कोई मामला ही नहीं, यानी कभी ये रॉन्ग होती ही नहीं। तो ऐसा कुछ होता है। सर 3 ही ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें। कौन ऑप्शन दिख रहे हैं? सर इसमें 3 ही है क्या ऑप्शंस? नहीं नहीं, 4 तो है पूरे, बी सी डी। दिखा आप? जी जी सर। तो बताइए क्या। ऑप्शन नंबर डी सर, डी ऑप्शन। हाँ ठीक है, सही बताया बिल्कुल आपने। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वही इसका सही आंसर, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया है ना नॉन रिफ्यूटेबिलिटी। रिफ्यूटेबिलिटी मतलब ऐसे टर्म को बोलते हैं जिसके अंदर मतलब रॉन्ग होने की सलाहियत हो। अब यहाँ पर इसने क्या कर दिया, नॉन कर दिया, यानी इसका क्या मतलब है, यानी जो कभी भी रॉन्ग होती ही नहीं है ना। तो हाइपोथेसिस में हम प्रूव डिस्प्रूव दोनों करते हैं, ठीक है। तो और ये रिसर्चर के रिसोर्स के ताल्लुक से कोई बात होती नहीं है आपके पास। आपने अगर रिसर्च करना है साइंटिफिक वे में तो आप अगर मतलब रिसोर्स देखकर ही आप क्या करते हो, रिसर्च करने के लिए तैयार होते हो या आमादा होते हो। ऐसा नहीं कि आपके पास टर्म नहीं है या फिर आपके पास रिसोर्स नहीं है आप रिसर्च के लिए आमादा हो गए, तो आपकी हाइपोथेसिस बनेगी ही बनेगी। बाकी ये सारे इसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर हैं, सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हाइपोथेसिस के अंदर जो कुछ भी आप बनाते हो। और हाइपोथेसिस का सबसे बड़ा फ्यूचर ये है कि हम दो वेरिएबल के दरमियान ही रिलेशनशिप में हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 147, एक्शन रिसर्च इज अ ठीक है, साइक्लिक इज सो फार इट इज द इन्वॉल्व प्लान एक्ट ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है, यानी ये साइकिल इन नेचर होती है और जिसका साइकिल है प्लान एक्ट ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। द पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च इज टू डेवलप अ थ्योरी टू एक्सप्लेन कैजुअल रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरिएबल। क्या होता है? ऑप्शन बी सर, ये इनकरेक्ट है। ठीक है। तो यानी आप स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारी इनकरेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारी करेक्ट है, क्योंकि जो एक्शन रिसर्च है इसके ताल्लुक से हमने पढ़ा था ये साइकिल इन नेचर होती है, क्योंकि ये एक साइकिल के तरीके से चलती रहती है, जिसका एक तरीके से सेटअप हम बोल सकते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका हम प्लान करते हैं, फिर उसी प्लानिंग पे हम क्या एक्शन लेते हैं, एक्ट करते हैं, काम करने के लिए सोचते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि फिर उसको यहाँ चेक करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसमें रिफ्लेक्ट का मतलब होता है फिर उसका हम रिजल्ट निकाल देते हैं। और एक्शन रिसर्च का ऐसा कोई भी पर्पस नहीं होता है कि ये थ्योरी को डेवलप करेगा या कैजुअल रिलेशनशिप को चेक करेगा। थ्योरी डेवलप करने का काम फंडामेंटल रिसर्च का है, कैजुअल रिलेशनशिप को चेक करने का काम किसका है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 148,
कह रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम एम्फसिस पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव एंड यूज अ एम्पिरिकल इंडक्टिव अप्रोच। कह रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम जो है इसका पूरा फोकस जो होता है पार्टिसिपेंट के नुक्ते नजर पर, यानी यहाँ पर एक तरीके से जो होते हैं पार्टिसिपेंट का एक्सपीरियंस को आप एक तरीके से जांचते हो, उसका हिस्सा बनते हो। एंड यूज एन एम्पिरिकल इंडक्टिव अप्रोच, और यहाँ पर आप एम्पिरिकल इंडक्टिव अप्रोच यानी इंडक्टिव रिसर्च का आप इस्तेमाल करते हो। इन द सेम रिसर्च प्रोजेक्ट इट इज नाइदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल टू यूज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम। कह रहे हैं कि मतलब अगर आप ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च का मिलाकर इस्तेमाल करते हो तो क्या उससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, मतलब कोई भी डिजायर रिजल्ट, कोई भी पॉसिबल रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। देखिए इस तरीके के रिसर्च को जहां पर आप क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च को मिलाकर इस्तेमाल करते हो, मिक्स मोड रिसर्च बोलते हैं ना, या मिक्स मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग जान लीजिए कि यानी जहां पर आप क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च को मिलाकर इस्तेमाल करते हो तो क्या इससे आपको कोई भी डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिलता है। स्टेटमेंट सेकंड ठीक नहीं है सर। हाँ ठीक है, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल गलत बात बोली जा रही है कि हम जहां पर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता, ये साइंटिफिक वे में ये भी इस्तेमाल की जाती है, मिलाकर इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है सेकंड वाला जो है। बाकी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो फॉल्स है। ठीक है, चलिए Question number 149. A teacher consistently make an effort to improve the quality of learning through use of various intervention. The approach adopted by him her can be in the ambit of which type of research. कह रहे हैं कि एक टीचर जो है लगातार वो ये इफर्ट डाल रहा है यानी मेहनत कर रहा है लर्निंग की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, थ्रू द यूज ऑफ वेरियस इंटरवेंशन, यानी वेरियस एक तरीके से इंटरवेंशन का मतलब हम यहाँ पर प्रैक्टिस ले सकते हैं, या ये वेरियस वसाइल या वेरियस जराये का इस्तेमाल करके हुए वो क्या करना चाहता है, लर्निंग की क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहता है। तो वसाइल और जराये में यानी यहाँ पर टीचर क्या करेगा, प्रैक्टिस ही करेगा जिसकी वजह से लर्निंग इंप्रूव होगी बच्चों की। तो यहाँ पर कौन सी अप्रोच जो है या कौन सी रिसर्च का इस्तेमाल किया जाएगा, फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन या इवेल्युएटिव रिसर्च। एक्शन रिसर्च। हाँ ठीक है, चीजें आप लोगों की क्लियर है, बिल्कुल सही। चलिए इसका आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 150, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है आपकी ये पोस्ट और डिस्क्रिप्टिव एंड इथनोग्राफिक, उसके डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है पूरा साफ। जी सर जी। ऑप्शन नंबर 4 सर। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को अगर हम थ्री से मिलाते हैं तो यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी खुसूसियात यही है, बिल्कुल सही आपने बताया, ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही आंसर होगा कि स्टडी द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल यूज, ठीक है, अंडर द अप्रोप्रिएट कंट्रोल इम्पोज्ड। तो यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका इफेक्ट देखते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, कंट्रोल वाली सिचुएशन भी होती है। बी को अगर हम 4 से मिलाते हैं, ई एस पोस्ट फैक्टर रिसर्च कंडक्टिंग अ प्रोब इनटू कैजुअल फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस मैनिफेस्ट नाउ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंडक्टिंग अ प्रोब यानी एक छानबीन को कंडक्ट करते हैं कैजुअल फैक्टर के अंदर ऑन द बेस ऑफ एविडेंस मैनिफेस्ट नाउ, यानी कुछ जाहिरी एविडेंस के बेस पे। मैनिफेस्ट का मतलब क्या है, कुछ जाहिरी सबूत के बेस पे। तो हम ई एस पोस्ट फैक्टर रिसर्च के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ पर हम वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते हैं, हमें वेरिएबल पर यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं होता, यहाँ पर जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है उसी फिनोमिना की हम स्टडी करते हैं, यानी हम वजह जानने की कोशिश करते हैं क्यों हुई है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर वो आइडेंटिटी नहीं होती जो एक्सपेरिमेंटल के अंदर होती है। हम वहां पर बार बार मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं होती है, बस जो चीज हो चुकी है उसी को हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसी के इफेक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वे पीपल बिलीव एंड एक्ट इन द पर्टिकुलर सोसाइटी। अगर आप किसी भी बंदे के बिलीव, किसी भी उसके अकीदे के ताल्लुक से या किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी के ताल्लुक से आप डिटेल में चीजों को डिस्क्राइब करते हो, यानी उसकी सिफत बयान करते हो। ठीक है, यहाँ पर हाउ, व्हाट, ये सारी चीजें होती है, यानी कैसे हो रही है, लेकिन क्यों का क्वेश्चन नहीं होता। क्यों का अगर क्वेश्चन होगा तो इसका मतलब क्या है कि आप डिस्कवर कर रहे हो चीजों को। इथनोग्राफी जो है स्टडी डिजाइन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द करंट स्टेटस ऑफ फिनोमिना, यानी जहां पर आप किसी भी फिनोमिना या किसी भी चीज को आप जी
ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 151, in which scale of measurement classification order and equality of units are ensured। तो कौन से रिसर्च के स्केल में जिसके अंदर क्लासिफिकेशन भी आता है प्लस ऑर्डर भी आता है और इक्वालिटी भी, यानी यूनिट की इक्वालिटी बराबर यूनिट आती है, किसके अंदर आती है? सर ऑप्शन 3। जी भाई, कौन नॉमिनल बोल रहा है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर। सबसे अच्छा बोल, लेकिन हम देख रहे हैं ठीक है, क्वेश्चन नंबर 152, a college teacher intended to study the problem of late comers। ठीक है, यही इसका कीवर्ड है, in which in the classroom which type of sampling method will be appropriate in this context। यानी कि एक कॉलेज टीचर चाहता है कि वो लेट कमर्स के प्रॉब्लम की स्टडी करे, यानी जो क्लासरूम के अंदर जो बच्चे बाद में आते हैं उनकी स्टडी करना चाहता है, तो कौन सा सैम्पलिंग तरीका इस्तेमाल करेगा? स्ट्रेटिफाइड, रैंडम, पर्पसिव, क्लस्टर। देखिए ऑप्शन के एतबार से भी आप हर एक के फ्यूचर को समझते हुए भी इसका आंसर कर सकते हैं कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 सर। हाँ ठीक है, देखिए परपोजिव सैंपलिंग का बहुत सारा नाम है, इसको क्या बोलते हैं? इसको जजमेंटल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको सेलेक्टिव एंड सब्जेक्टिव भी बोलते हैं ना। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर जो रिसर्चर होता है, जो डेटा लेता है, ठीक है, तो वो एक तरीके से अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे डेटा को सिलेक्ट करता है। जैसे हमने इससे पहले जो एक हमारा होता है कन्वीनियंस सैंपलिंग, तो उसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो अपने कन्वीनियंस यानी अपने आराम के मुतालिक अपने हिसाब से जो उसको जो चीजें सही लगती है वो डेटा ले लेता है, लेकिन वो जो डेटा लेता है उस बंदे के अंदर वो ये नहीं देखता कि क्या इसके अंदर कोई मालूमात, कोई नॉलेज कुछ है या नहीं है। लेकिन पर्पसिव सैंपलिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो रिसर्चर डेटा को सिलेक्ट करता है, डेटा को लेता है स्टडी करने के लिए, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे लेता है, यानी वहां से वो ऐसे ही बंदे को चूज करेगा जिसके अंदर कुछ मालूमात हो, कुछ नॉलेज हो, जो उसको उसकी टॉपिक से रिलेटेड डेटा दे सकते हैं। अब देखिए अगर आप इसको रिलेट करते हैं तो ये मतलब रिसर्चर कह रहा है कि क्लासरूम के अंदर लेट कमर्स यानी जो बच्चे बाद में आते हैं, तो यानी पर्पसिव सैंपलिंग में क्या है कि यानी क्लासरूम के ये सारे बच्चों को ऐसे वैसे बच्चों को नहीं उठा लेगा, क्योंकि ये नॉलेज के बेस पे लेगा, तो इसके अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए, या फिर वो नॉलेज जानने की कोशिश करेगा कि क्लासरूम के अंदर वो बंदे कौन कौन से हैं जो लेट कमर्स हैं, यानी जो बाद में आते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो रिसर्चर डेटा का सिलेक्ट करता है अपने जजमेंट के बेस पे, सिलेक्शन के बेस पे, सब्जेक्टिव बेस पे, यानी यहाँ पर मालूमात को जानकर सिलेक्शन जो होता है, ये रिसर्चर जो होता है डेटा को कलेक्ट करता है। कन्वीनियंस में क्या है कि वो मालूमात को भी नहीं जानता, वो अगर उसको क्लासरूम से डेटा लेना है तो वो अपने हिसाब से किसी भी बंदे को ऐसे ही पकड़ के ले लेगा जो उसको अच्छे लगेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप ऐसे ही किसी बंदे को नहीं लेते हो, आप ऐसे ही बंदे को लेते हो जिसके अंदर कुछ नॉलेज होती है, कुछ मालूमात होती है, जो अच्छे होते हैं। तो अब उसे लेट कमर्स के बारे में डेटा लेना है, तो अब वो क्लासरूम में जाएगा तो पहले पता करेगा, नॉलेज लेगा कि इस क्लासरूम के अंदर लेट कमर्स कौन कौन से जो क्लासरूम में लेट में आते हैं, ठीक है, यानी देर में आते हैं, तो उनको लेकर उनके ऊपर ये स्टडी करेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको पर्पसिव सैंपलिंग? जी सर। चलिए, देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ये क्लासिफाई कर दिया है। मतलब शुरू में हमने ये किया था कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी के अंदर क्या क्या, मतलब क्वालिटी एंड क्वांटिटी के फ्यूचर सारे बताए थे। अब यहाँ पर हमने रिसर्च की कैटेगरी भी बना दी है। ठीक है, देना हमारा काम है, पढ़ना, याद करना, और चीजें अगर आपको ना समझ में आती हो तब भी हमने कहा है कि आप लोग पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर। अगर आप ना पढ़ेंगे तो उसमें फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चीजें हमने आपको करके दी है तो इसका आप लोग फायदा उठाएं। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत मतलब बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, आप लोग पीवाईक्यूज वगैरह करेंगे, उसको खुद रियलाइज होगा आपको ये सारी चीजें। देखिए फंडामेंटल जो है क्वालिटी के अंदर एक्सप्लोरेटरी है, एक्शन है, इथनोग्राफी है, फिनोमिनोलॉजिकल जिसको इंपेरिकल भी बोलते हैं, नैरेटिव है, केस स्टडी है। देखिए पायलट स्टडी, केस स्टडी का दूसरा नाम होता है पायलट स्टडी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी की इंडक्ट स्टडी करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी इसी के अंदर है, फोकस ग्रुप है, इंडक्टिव रिसर्च जिसको पर्टिकुलर टू जनरल बोलते हैं। ठीक है, फील्ड रिसर्च जिसको फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म है, अनस्ट्रक्चर्ड है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ये सारी की सारी किसके अंदर फॉल करती है, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आती है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए इसको। चलिए,
अब देखिए ये हमारी क्या क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हमारी अप्लाइड आती है। एक्सपेरिमेंटल जिसका दूसरा नाम कैजुअल होता है, ईएस पोस्ट फैक्टो है। कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च ये भी किसको बोलते हैं, ईएस पोस्ट फैक्टो को बोलते हैं। देखिए कहीं कहीं आपको ना मतलब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का दूसरा नाम लोग ईएस पोस्ट फैक्टो मिलता है। कुछ किताबों में हमने देखा है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का दूसरा नाम ईएस पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। तो अपने जहन में आप लोग रखें, लेकिन खुसूसियात अगर देखा जाए तो दोनों की अलग अलग है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में हम कोई भी चीज जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, चाहे वो हुई हो या ना हुई हो, ठीक है, हम उसके बारे में जान के एज इट एज बता सकते हैं। लेकिन ईएस पोस्ट फैक्टो में क्या है कि जो फिनोमिना हो चुका उसी को हम बताते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि फिनोमिना जो ना भी हुआ हो अगर उसके ताल्लुक से मालूम है तब भी आप बता सकते हो, फिनोमिना होने के बाद भी बता सकते हो, यानी हर सूरत में बता सकते हो। लेकिन ईएस पोस्ट फैक्टो में क्या है कि फिनोमिना होने के बाद ही आप उसको बता सकते हो, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको डिस्क्रिप्टिव का दूसरा नाम लोग ईएस पोस्ट फैक्टो बताते हैं, तो ये भी आपके जहन में रहना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इसी के अंदर क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, पॉजिटिविज्म है, डिडक्टिव जिसको जनरल टू पर्टिकुलर बोलते हैं, फिक्स्ड रिसर्च। क्यों इसको फिक्स्ड बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड होती है ना। एनालिटिकल रिसर्च इसके अंदर आती है, स्ट्रक्चर्ड रिसर्च पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च, ये दोनों टाइप के अंदर फॉल करती है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले लीजिए। हो गया? जी सर। ठीक है। अब देखिए हमने जो कुछ रिसर्च की टाइप्स जो हमारी बच गई थी उसको हम जान लेते हैं, ठीक है। देखिए एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है, इज अबाउट द क्रिटिकली एनालाइज द फैक्ट डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक है। तो इसका कीवर्ड यही है कि यानी हमारे पास जब ऑलरेडी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी डेटा होता है, कोई भी फैक्ट होता है, उसका हम जबरदस्त तरीके से एनालिसिस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए किसी अभी ये कोई भी चीज ऐसी है, ठीक है, यानी मतलब कि किसी भी कंपनी ने मान लीजिए कोई भी कंपनी है और कंपनी ने कोई मोबाइल बना दिया है, ठीक है। तो वो मोबाइल जो है वो इतना ज्यादा बिक रहा है, इतना ज्यादा बिक रहा है, और ये जो कंपनी है मतलब मोबाइल बनाने वाला बंदा जो मर गया है, ठीक है, लेकिन ये नॉलेज क्या है मतलब ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन आपका क्या है, ये मोबाइल है, ठीक है। लेकिन इसको बनाने वाला बंदा जो है वो मर गया है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसके अंदर कुछ कमी आती है, कुछ अच्छाई आती है, कुछ भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि और इसकी यानी जो डिमांड है इस मोबाइल की इतना ज्यादा, उसको 15 साल के बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा इसको खरीद रहे हैं, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर इस तरीके की चीजों पे आपको रिसर्च करनी है और इसका जो बंदा है वो मर गया है, तो आप कैसे करेंगे। तो यानी कहते हैं कि एनालिटिकल रिसर्च, जैसे एनालिटिकल ये हमारा एनालिसिस से निकला है, तो यानी इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, उसी अगर इंफॉर्मेशन को हम जबरदस्त तरीके से उसके फैक्ट को मतलब उसको एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये ऐसी चीज है क्यों, यानी इसके अंदर क्या ऐसा है कि जिसको लोग क्या करते हैं, इतना पसंद कर रहे हैं। या फिर मान लीजिए किसी मतलब जो हमारा एक तरीके से चार्जर वगैरह होता है मोबाइल का, अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या होती है, वारंटी हमें दी जाती है, नहीं 1 महीने की भी होती है, 1 साल की भी होती है। तो मान लीजिए कोई चार्जर ऐसा है जो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है, यानी अगर जो भी दुकानदार उसको ले जाता है बेचने के लिए, तो हर महीने पे लोग कस्टमर उसके पास लाकर दे जाते हैं, भाई ये आपका चार्जर जो है वो 60 हो जाता है, यानी काम नहीं करता है, तो यानी ये क्या है, खराब है। तो यानी ये क्या है कि चार्जर जो है ये आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। तो अगर मान लीजिए उस पर आपको रिसर्च करनी है कि आखिर इस रिसर्च या इस चार्जर के अंदर ऐसी चीज है क्या कि जो ये चार्जर चलता नहीं है, यानी 1 महीना भी नहीं होता कस्टमर लेकर चले आते हैं कि भाई ये काम नहीं करता, मुझे दूसरा दो। तो यानी आप उसकी कमियों को, उसकी अच्छाइयों को दोनों तरीके से आप जानने की कोशिश करते हो, और इसके अंदर हाउ एंड वाई दोनों का क्वेश्चन होता है, यानी ये चीज कैसे बनाई गई है और ये क्यों इतनी पॉपुलर होगी या क्यों इतना मशहूर है, क्यों लोग उसको इतना खरीद रहे हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल रिसर्च फोकस करती है हाउ एंड वाई, हाउ इट इज द हैपनिंग और व्हाई इट इज द हैपनिंग, और हाइपोथेसिस यहाँ पर क्या है, बनती है, ठीक है। तो बस एनालिटिकल रिसर्च में आपको यही पकड़ के रखना है कि जहां पर क्या होती है, आपको पहले से इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन होती है, उसी इंफॉर्मेशन के जरिए आप चीजों को यानी हाउ एंड व्हाई के क्वेश्चन को जानने की कोशिश करते हो कि ये चीज कैसे बनाई गई है, ये इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है, लोग क्यों इसको इतना खरीद रहे हैं, इसको क्यों इतना पसंद कर रहे हैं, आखिर ये है क्या, ठीक है। समझ में आ रहा है ना एनालिटिकल रिसर्च क्या है। जी ठीक है। अब देखिए हमारी एक होती है कंसेप्चुअल रिसर्च, कहने की इंक्लूड द यूनिक थॉट एंड आइडियाज रिलेटेड टू एनी थ्योरी और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। मान लीजिए अब ये हमारी एक कोई थ्योरी ये बन के रख चुकी है, ठीक है, हमने कोई भी थ्योरी मान लीजिए 2 साल के बच्चों के ऊपर हमने एक थ्योरी बना ली है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इट इज में इट डजंट इंक्लूड एनी एक्सपेरिमेंट एंड टेस्ट, तो इसके अंदर आप कोई भी टेस्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो, बस यहाँ पर क्या है कंसेप्चुअल रिसर्च कह रहे हैं कि जनरली यूज बाय फिलोसफर एंड थिंकर। तो यानी इस रिसर्च को कौन कौन लोग यूज करते हैं, फिलोसफर, यानी जो
बड़े बड़े फिलोसफर होते हैं, जो बड़े बड़े थिंकर होते हैं, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जिनका काम होता है, वही इस रिसर्च को इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, इंक्लूड करते हैं यूनिक आइडिया एंड मतलब थॉट एंड आइडिया। तो यानी अगर मतलब कोई भी थ्योरी बनी हुई है, उस थ्योरी के ताल्लुक से आपके जहन में कोई भी आइडियाज आते हैं, कोई भी थॉट आते हैं या कोई भी कंसेप्ट आते हैं, आप सोच रहे हो कि मैं उसको इस थ्योरी के अंदर ऐड कर दूं तो ये थ्योरी और अच्छी हो सकती है, ठीक है। देखिए फंडामेंटल रिसर्च के अंदर क्या होता है कि आप वहां पर सर्च कर करके खोज करके क्या करते हो, थ्योरी को डेवलप करते हैं। कंसेप्चुअल रिसर्च के अंदर क्या है कि आपके पास जो थ्योरी होती है, उस थ्योरी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंसेप्ट, कोई भी आइडिया, कोई भी आप कुछ वहां पर ऐड करना चाहते हो, आप ऐड करके ये बताना चाहते हो कि जिससे ये थ्योरी और अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंसेप्चुअल रिसर्च करोगे। तो बस आपको यही याद रखना है कि ये जो कंसेप्चुअल रिसर्च होती है, ये थिंकर या फिलोसफर के जरिए यूज की जाती है, और ये जो आपके पास थ्योरी होती है, उस थ्योरी के अंदर एक तरीके से ये न्यू कंसेप्ट या न्यू आइडिया या न्यू स्टेप को ये डेवलप करती है। ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी दोनों के अंदर यूज की जाती है। हो सकता है आपका क्वांटिटेटिव कोई थ्योरी मतलब क्वांटिटी रिसर्च के ताल्लुक से कुछ हो, या क्वालिटेटिव रिसर्च के ताल्लुक से कोई भी थ्योरी, कोई भी डेटा हो, तो उसके अंदर आप अपने आइडियाज को, अपने थॉट को आप दे सकते हो, ठीक है। तो इंपेरिकल रिसर्च वही होती है जिसको आप लोग इंपेरिकल जहां पर भी आए आप लोग एक्सपीरियंस याद रखिए, इज अ रिसर्च दैट इज द बेस्ड ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फिनोमिना एज डायरेक्टली एक्सपीरियंस बाय द रिसर्चर। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो रिसर्चर होता है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे क्या करता है, किसी भी फिनोमिना को मेजर करता है, ऑब्जर्वेशन देता है। तो इंपेरिकल रिसर्च जैसे हमने कहा, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, इंपेरिकल रिसर्च, ये सारे की सारे सबका काम एक ही है। सबके अंदर हम किसी के एक्सपीरियंस को, किसी के फिनोमिना को, इन्हीं सारी चीजों को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब जी हमारी होती है डायग्नोस्टिक रिसर्च। बस रिसर्च बना दी गई। अगर आप देखेंगे डायग्नोस्टिक का माना आपने टीचिंग के अंदर भी पढ़ा है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको क्या करता है, डायग्नोस करता है, यानी आपकी बीमारियों को सही करने की कोशिश करता है। कह रहे हैं कि ना डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन, द रिसर्चर इज ट्राइंग टू इवेल्युएट द कॉज ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम या फिनोमिना। तो यानी अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी फिनोमिना आती है, तो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो। यानी जहां पर आप ये भी जानते हो कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, किस चीज की वजह से आ रही है, प्लस आप उसका सॉल्यूशन भी निकालने की कोशिश करते हो। बाकी क्वालिटेटिव रिसर्च की बहुत सी टाइप्स होती हैं, तो उसके अंदर आप लोग सॉल्यूशन नहीं निकालते, बस उसको आप लोग क्या करते हो, एक तरीके से डिस्कवर करते हो, जानने की कोशिश करते हो। तो डायग्नोस्टिक में क्या होता है कि प्रॉब्लम के साथ साथ अरे एक तरीके से सॉल्यूशन भी हम निकालते हैं, यानी ये प्रॉब्लम क्यों आई है और ये कैसे हल हो सकती है। द रिसर्च डिजाइन इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल द फैक्टर दैट आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन द कंपनी। तो यानी कंपनी से मुराद ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम बार बार क्रिएट हो रही है, तो उस प्रॉब्लम को आप क्या करते हो, डिटेल में अंडरस्टैंड करते हो और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो। ये भी आपकी क्या होती है, क्वालिटेटिव इन नेचर होती है, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ये आती है, ठीक है। चलिए अब देखिए एक हमारी होती है पार्टिसिपेटरी रिसर्च। इससे आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2017 या 2018 के पेपर में, हमें जहां तक हमें याद आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो कीवर्ड होता है पार्टिसिपेटरी। देखिए पार्टिसिपेटरी का माना क्या होता है कि मतलब पार्टिसिपेशन, यानी जहां पर कोई इंडिविजुअल बंदा ना, या पूरी एक ग्रुप या पूरा एक टीम जाकर क्या करता है, रिसर्च करता है, ठीक है। जैसे आप लोग गाँव वगैरह के अंदर देखे होंगे, जो चेयरमैनी वाले होते हैं, कस्बा वाले होते हैं, जब गाँव वाले से आकर पूछते हैं कि भाई मतलब एक तरीके से ये कचरे वाली गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, या सड़क वगैरह जो है वो साफ हो रही है कि नहीं हो रही, झाड़ू लगता है नहीं लगता, तो कोई एक बंदा अगर आपसे नहीं पूछता, पूरी क्या होती है, बाकायदा इनकी एक तरीके की कम्युनिटी होती है, या पूरी एक तरीके से इनकी टीम होती है। पार्टिसिपेटरी रिसर्च यानी हम कह सकते हैं ग्रुप होता है, एक टीम होता है, और ये रिसर्च कहाँ पर की जाती है, ये कम्युनिटी के अंदर की जाती है, कस्बा है, गाँव है, ठीक है, या इस तरीके से शहर वाली कोई एरिया जो मुख्तसर सी एरिया होती है, वहां पर ये रिसर्च की जाती है। कहने कि इन्वॉल्व द इंक्वायरी, यानी वहां पर पार्टिसिपेटरी रिसर्च के अंदर जो मतलब बंदे होते हैं, वो एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं जाकर, बट आल्सो एक्शन। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ आप एक्शन भी लेते हो, यानी आप किसी काम के ताल्लुक से आपने पूछा और कम्युनिटी वालों ने बताया कि यहाँ पर ये काम नहीं हो रहा है, तो आप उस काम को वहां पर करवाने के लिए एक्शन भी लेते हो। उनका जो अच्छा है, जो भला है, जो बुरा है, क्या उनके लिए सही है, आप वहां पर एक्शन लोगे कि हाँ ये काम आपके लिए करवा दिया जाएगा। कहने कि पीपल नॉट ओनली डिस्कस देयर प्रॉब्लम, दे आल्सो थिंक अबाउट द पॉसिबल सॉल्यूशन टू देम एंड एक्शन विच नीड टू बी टेकन। तो यहाँ पर क्या होता है, कह रहे हैं कि सिर्फ उनके प्रॉब्लम के ताल्लुक से ये पार्टिसिपेटरी वाले या ग्रुप वाले जो होते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम को ही नहीं डिस्कस करते, बल्कि प्रॉब्लम के साथ साथ उनका सॉल्यूशन भी निकालते हैं और उनके लिए एक्शन भी लेते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि रिसर्च वर्क विथ मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पार्टिसिपेटरी रिसर्च जो होती है वो कहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा कीवर्ड है कि ये कम्युनिटी में की जाती है। कम्युनिटी हमारी कोई भी हो सकती है, कोई भी कस्बा, कोई भी मोहल्ला, कोई भी विलेज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रिसर्च वर्क विथ मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिजोल्व द कम्युनिटी प्रॉब्लम। तो यानी यहाँ पर जो होता है ना कि पार्टिसिपेटरी रिसर्च जो होती है, तो मान लीजिए कि ये हमारा पूरा एक ग्रुप है पार्टिसिपेटरी रिसर्च का, जो कि 10 बंदों पर ये मुश्तमिल है, पूरा एक ग्रुप है। तो मान लीजिए अभी आपको किसी गांव में, ये पूरा एक गांव है,
हर गांव का कोई ना कोई एक प्रधान होता, कोई मुखिया होता, जिसको लोग बोलते हैं, हर जगह अलग अलग तरीके से जानते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा जो 10 ग्रुप है पार्टिसिपेटरी रिसर्च होगा, अगर हम इस गांव के अंदर जाना चाहते हैं तो हम सबसे पहले इस गांव का जो मेंबर होगा, यानी जो मुखिया होगा, जो प्रधान होगा, उससे जाकर मिलेंगे और इससे बातचीत करेंगे कि भाई इस गांव के अंदर क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या चीजें हो रही, क्या क्या नहीं हो रही। तो ये हमें बताएगा, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की, यानी कम्युनिटी के प्रॉब्लम को रिजोल्व या उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कम्युनिटी के अंदर या गांव के अंदर किस तरीके के प्रॉब्लम जनरली तौर पे होते हैं। तो कह रहे हैं कि टॉपिक दैट हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड विद दिस अप्रोच इंक्लूड द कम्युनिटी इश्यूज सच एज द पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज, स्कूल कारिकुलम। जैसे आपसे मतलब मान लीजिए आपके गांव के अंदर जो है पानी साफ सुथरा नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के जो है एम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों की नौकरी नहीं मिल रही है, लोग खा पी नहीं पा रहे हैं। इसी तरीके से वहां पर जो स्कूल है उसका कारिकुलम बहुत अच्छा नहीं है, बच्चे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, या फिर डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सारी चीजों को मतलब कम्युनिटी के अंदर आप देखते हैं, अपने आप बताते हैं, पार्टिसिपेटरी रिसर्च वाले इन्हीं सारी चीजों को गौर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और आपके लिए वहां पर एक्शन लेंगे, कहेंगे कि हाँ आपका ये काम कर दिया जाएगा। अगर आपके गांव में बिजली नहीं आती है तो आपको बिजली प्रोवाइड कर दी जाएगी, पानी नहीं आ रहा पानी दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, तो इसका सबसे बड़ा कीवर्ड जो होता है कम्युनिटी। ठीक है, तो आपसे यही लफ्ज पूछा गया था आपके पेपर के अंदर, कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च कौन सी होती है, तो हमारी होती है पार्टिसिपेटरी रिसर्च, जहां पर आप क्या करते हो, कम्युनिटी के अंदर जाकर रिसर्च करते हो। और ये भी आपकी क्या होती है, क्वालिटेटिव इन नेचर होती है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारी रिसर्च की सारी चीजें मुकम्मल होगी, रिसर्च की एक एक टाइप मैंने मुकम्मल किया है। ठीक है, तो आप लोग उसको क्लियर कर लें, कहीं पर कोई भी डाउट हो कुछ भी हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक, और बताइए समझ में आ गई ना सबको, किसी कोई डाउट? जी